गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। देखिए पता भी नहीं चला और साल गुजर गया। सही बात है। कल को अगर हम देखें तो हम कह रहे थे जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, और नए साल में आपको कहेंगे खुशामदीद। 2024 का इख्तिताम। बाय द वे, हाउ वाज योर 2024? ये क्वेश्चन मेरा आपसे व्हाट्सएप। आपका 2024 कैसा रहा? अगर एक लफ्ज एक जुमले में आपने समेटना हो तो 2024 कैसा रहा? आई थिंक प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव इज द राइट वर्ड फॉर दैट। क्योंकि प्रोग्रेसिव की जब आप बात करते हैं तो जो प्रोग्रेस होती है वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आती है, और हमें उस वक्त होता है कि जो कंफर्ट जोन में आप हैं, कैसे आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में मैंने 2024 में बहुत कुछ इवेल्युएट किया है, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। मेरा ख्याल है बहुत कम खोया और फिर उसके बाद जो पाया वो बहुत ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक छोटी सी बात अचानक से बस जहन में आई, हालांकि बिल्कुल मेरा प्लान नहीं था कि मैं ये बात करूंगा। अक्सर सबीन हमारे साथ ये होता है कि हम अपने दोस्तों यारों से, जान पहचान वालों से समटाइम्स आपके जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके ऐसे कॉन्टेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं कि जिनसे फिर आप समटाइम्स नहीं मिल पा रहे होते। आप कहते हैं अच्छा मैं अगले हफ्ते मिलूंगा, अच्छा मैं 2 हफ्ते बाद मिलूंगा, अच्छा मैं अभी थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। ठीक है, हम सब मसरूफ़ होते हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन हम वक्त नहीं निकाल रहे। तो ये बात इसलिए मेरे जहन में आ गई चूँकि अभी बात हो रही है ना, साल गुजर गया। ये वक्त है ना, गुजर जाता है। ये साल गुजर गया, इसी तरह अगला साल, इसी तरह से अगले साल। वक्त है, तेज़ी के साथ गुजरता चला जाएगा। लेकिन जो हम बात करते हैं ना कि इस वक्त की यूटिलाइजेशन की, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करें, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, और आपकी खुद अपनी ज़ात पर भी उसको यूटिलाइज करें। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से एक चीज़ मुझे इस तरह याद आ गई सबीन के, मेरे एक दोस्त, बहुत प्यारा मेरा दोस्त, कई सालों से मेरी उससे दोस्ती, बड़ा हमारा अच्छा ताल्लुक़ रहा, बट समहाउ फिर कई सालों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। बिकॉज होता है मैं कराची चला गया, मुलाकात उस तरह से नहीं हो पाई। बट समहाउ जब मैं वापस आया, चूँकि वो रहता थोड़ा सा दूर है मुझसे, थोड़ा सा दूर रहता था, तो मैं मुलाकात नहीं कर पा रहा था उससे। कुछ दिन पहले मैं इत्तेफाक से उसके घर के पास किसी काम से गया। मैंने उससे पूछा, रात उसके ऑफिस के पास, तो मैंने उससे पूछा कि तुम ऑफिस में हो? उसने कहा यार मैं अभी बस एक मीटिंग में जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद मिल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे लगा जैसे हम रूटीन में एक बात करते हैं कि अच्छा मैं अगले हफ्ते मिल लूँगा, समहाउ करते करते आई थिंक कुछ 4-5 साल से मेरे से मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन हम प्लान करते चल मिलते हैं अगले हफ्ते अगले हफ्ते अगले हफ्ते। एंड फ्यू डेज बैक अचानक से मुझे मेरे दोस्त का मैसेज आया। उसने कहा कि उस दोस्त का इंतकाल हो गया। तो ये मैंने बात इसलिए आप शेयर की कि हम अक्सर ये कर रहे होते हैं कि मैं बड़ा पछताया हूँ उसके बाद कि काश मैं मिल लेता, मैं वक्त निकाल लेता। तो हम इसी तरह से अपने आसपास लोगों को खो देते हैं। जिस तरह हमने ये पूरा साल भी देखे ना, चला गया साल, ये वक्त चला गया। और हम कामयाबी के चक्कर में शुएब अगर देखा जाए, हमने ज़िंदगी का गोल जो है ना वो सिर्फ पैसा बना लिया है। हम हर चीज़ को ऑनेस्टली, मैं भी आपको एक बात बताऊं तो मैं प्रोग्रेस के पर्सपेक्टिव से जो बात करी हूँ, मैंने भी शायद प्रोफेशनली एक वो चीज़ रखी सामने के प्रोफेशनली मैं प्रोग्रेस को करी थी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें आज हम सबको ये इवेलुएट करना है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि हम अपने रिश्तों के साथ कैसे हैं। आपके रिश्तेदार कितने से आप रूठ के, कितने आपसे रूठ के, कितने दोस्त हैं जो कि आपसे मिल नहीं पा रहे होते। तो 2024 में रूठे हुओं को आप ज़रूर मनाएं, ताकि 2025 की जब शुरुआत हो तो हम सब ने वो शुरुआत एक अच्छे दिल के साथ करनी है, एक अच्छी नीयत के साथ करनी है, एक पॉजिटिविटी के साथ करनी है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साल चला जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पीछे सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हमने अचीव भी किया होता है, पर्सनल लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी। तो आज के शो में हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में हमने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, और स्पेशली क्या पाया पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि 2024 अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक काफ़ी अच्छा साल साबित हुआ है। चाहे आप स्पोर्ट्स को देखें, चाहे आप अपनी मीडिया इंडस्ट्री को देखें, चाहे आप अपनी इकोनॉमी को देखें, आप अपनी स्क्रीन को देखें, आप अपनी स्क्रीन। एग्जैक्टली 2024 वैसे पीटीवी के स्क्रीन के पर्सपेक्टिव से हम जरूर बात करेंगे। एब्सोल्युटली, हम इस पे डिटेल से आज बात करने के एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिटेल से बात करेंगे कि 2024 पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, मीडिया के लिए, फिल्म के लिए यानी सिनेमा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हर शोबे के लिए कैसा रहा। करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। अब बात करते हैं साल 2024 पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कैसा रहा, मीडिया इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा। हम शोबिस की बात करेंगे, लेकिन अगर हम पीटीवी की बात करें
सो पीटीवी के लिए एक तो बात ये कि मैं और सबीन इसका हिस्सा बने एक बार फिर से Exactly. और इस साल में जिस तरह से नए मेज़बानों ने पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन किया है, न्यूज़ पे भी और पीटीवी होम पर भी, और जब नए शोज़ की हम बात करते हैं तो आई एम सो ग्लैड टू शेयर कि साल 2024 हम दोनों के लिए बड़ा अच्छा रहा। जिस तरह से हमारा यहाँ का आगाज़ और हमारा पहला ही शो जिस तरह से हर चैनल ने पिक किया, इवन ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी आप लोग जिस तरह से शो को पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का जो फीडबैक आता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो जाहिर सी बात है मेरे और शोएब के लिए और आई एम श्योर पीटीवी की पूरी फैमिली के लिए, और फैमिली की जब मैं बात करती हूँ आप सब पीटीवी की फैमिली है, सो ऑब्वियसली ये 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन 2025 की जिम्मेदारियां भी हैं, वो हम जरा डिस्कस करेंगे। 2025 के शुरू में हम जरा डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें, लेकिन आज जरा 2024 की बात करते हैं। हाँ, जरा हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए 2024 कैसा रहा, चाहे वो फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से हो, पीटीवी की कोलैबोरेशंस के पर्सपेक्टिव से हो, या ओवरऑल पीटीवी के ड्रामास की अगर हम बात करें तो ड्रामास की अगर हम बात करें तो एक से बढ़कर एक जानदार स्क्रिप्ट और क्या जबरदस्त एक्टर्स और क्या जबरदस्त ड्रामास पाकिस्तान टेलीविजन के, जिसमें से कुछ ड्रामा की आज हम बात भी करेंगे। और ऐसे में बख्त हजारी, दर्द दिलों के, इस तरह और बहुत से ड्रामे जिनकी आज हमें बात भी करनी है। अब सब नाम ज़रा मैं लूँगा नहीं, हमें चूँकि इस पर डिस्कशन इन डिटेल करें, नॉट जस्ट द ड्रामाज ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, इसके अलावा भी जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो साल 2024 में जो मूवीज़ आई हैं हम उसकी बात भी करेंगे। जो म्यूज़िक के लिए इस साल में कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आई हम उसकी बात भी करेंगे। कुछ ऐसे अदाकार जिन्होंने ली थी एक ब्रेक और 2024 में आए वो वापस आते साथ छा भी गए दोबारा से, उनकी बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फिल्म क्रिटिक हारून शुएब, उन्हें वेलकम करते हैं। हारून अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो एक जुमले में बताएं आपका साल 2024 कैसा रहा? मेरा 2024 जी बड़ा हैपनिंग रहा। बहुत कुछ हो रहा था पर्सनल फ्रंट पे भी और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी, सो आई एम रियली हैप्पी। इट वाज अ गुड ईयर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के लिए, और यही उम्मीद है कि 2025 इससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। आप जरा बात करते हैं पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मेरे ख्याल है पीटीवी के ड्रामा से हम जरा स्टार्ट कर लेते हैं। पीटीवी के ड्रामास, बिल्कुल जी, और मुझे लगता है कि ये साल जो है पीटीवी के ड्रामास के हवाले से एक बहुत अहम साल रहेगा, क्योंकि बड़े अरसे के बाद पीटीवी ने अपनी प्रोडक्शंस भी की और वो दोबारा से नाज़रीन को देखने को मिली। और मज़े की बात यह है कि जो रीजनल सेंटर्स हैं हमारे, उन्होंने प्रोडक्शंस की, तो बख्त हजारी का आपने जिक्र किया, और वो बलूचिस्तान से कोयटा, पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर कोयटा से प्रोडक्शन आई और लोगों में इतनी मकबूल हुई। आई वाज एक्चुअली यस्टरडे डूइंग सम रिसर्च ऑन इट, और मैं ये देख रहा था कि उसके व्यूज़ ऑनलाइन भी और उसकी डिस्कशंस, तो बड़ा खूबसूरत ड्रामा रहा। नए चेहरे देखने को मिले लोगों को, सीनियर एक्टर्स भी थे उसमें और नए एक्टर्स भी थे, और अयूब खोसा साहब की राइटिंग थी, तो लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उसमें बलूचिस्तान का कल्चर स्क्रीन से ऑफ नजर आ रहे हैं, बहुत अरसे से नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको अब मेरे ख्याल में एक ड्रामा अपना भी ऐसा बनाना चाहिए जिसमें वो खुद भी आए, बिल्कुल मेन रोल करें। लोग बड़ा उनको मिस कर रहे हैं। तो ये वो एक्टर्स हैं जिनको देख के खुशी होती है, क्योंकि हम सब ने उनको देखा हुआ है, वो हमारे घरों का, हमारी फैमिली का बड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो बख्त हजारी बहुत अच्छा ड्रामा रहा। फिर इसके बाद दर्द दिलों का, ये ड्रामा भी बहुत मकबूल रहा नाजरीन में, और लोगों ने बहुत इंजॉय किया इसको। पीटीवी की प्रोडक्शन अगेन और नए एक्टर्स के साथ। अच्छा, ये मैंने पीटीवी का देखा है कि जब भी ड्रामों की तरफ जाते हैं तो हमेशा नए एक्टर्स जो इंडस्ट्री में लाते हैं वो आमतौर पर पीटीवी ही लाता है। बहुत प्राइवेट चैनल्स फौरन पिक करके तो प्राइवेट चैनल्स जो है वो जब एक्टर्स मंच जाता है ना, जिसको कहते हैं मंच के, फिर तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद प्राइवेट चैनल्स पे भी नजर आते हैं। लेकिन शुरू आगाज अक्सर पाकिस्तान टेलीविजन से ही होता है, पाकिस्तान टेलीविजन से ही होता है। एब्सोल्युटली। फिर अम्मा का कुंबा, बड़ा मजे का ड्रामा था जी। समीना अहमद साहिबा उसमें मेन कैरेक्टर अदा कर रही थी, बहुत हमारी वेटरन एक्ट्रेस है, तो बड़ा अच्छा लगा। एक बड़ा फैमिली ओरिएंटेड, और आपको पता है कि ड्रामा जब फैमिली के कहानियों पे बेस्ड हो तो जो व्यूअर्स होते हैं वो उसके साथ बहुत रिलेट करते हैं। तो अम्मा का कुंबा भी बहुत अच्छा ड्रामा रहा। फिर हुए तुम अजनबी, ये एक पीटीवी ने अगेन एक ऐसी काविश की है जिसमें ये एक फिल्म थी जिसको उन्होंने अडेप्ट किया फॉर ड्रामा सीरियल, और लोगों ने बहुत पसंद किया। खासतौर पे वो लोग जो सिनेमा नहीं जाते उन्होंने इस ड्रामे को टेलीविजन स्क्रीन पे देखा। और देखिए इस फिल्म को बेसिकली वैसे बड़ी पज़ीराई मिली, बड़ा पसंद किया गया लोगों की तरफ से, सिनेमा के पर्सपेक्टिव से भी काफी सक्सेसफुल रही है। एक्टर्स मेन स्ट्रीम एक्टर्स थे जी हमारे। निकाल जुल्फिकार साहब उसमें माशाल्लाह, ही वाज लुकिंग वेरी हैंडसम, तो वो उसमें थे। और फिर कहानी ऐसी थी कि जिससे लोगों ने, खास तौर पे पाकिस्तान की ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा रिलेट किया, और हम सबको थोड़ा सा
एजुकेशन भी मिली उससे हमारी अपनी हिस्ट्री के बारे में। Yes. तो ये जो थी हुए तुम अजनबी, ये सीरियल जो है ये भी पीटीवी के ऊपर बहुत नाजरीन ने पसंद की। अच्छा, तो अगर हम ड्रामों के आ हवाले जाएं- से बड़ा हैपनिंग ये था। हाँ, अच्छा हैपनिंग। और फिर आवे का आवा, उसमें भी जो एक्टर्स हैं वो हमें नजर आते हैं, काफी सीनियर एक्टर्स हैं जी, obviously। सीनियर एक्टर्स डार साहब उसमें नजर आए हमें, तो बिल्कुल मजा आया। वो आवे का आवा जो था वो एक कॉमेडी का ब्रेक जो होता है ना हर हफ्ते बिल्कुल। चाहिए होता है मिलता ड्रामों के रहा। बीच में, सीरियस ड्रामों के बीच में एक कोई कॉमेडी का तड़का भी लगे, तो वो आवे का आवा जो है वो हमें नजर आया कि बहुत अच्छा ड्रामा। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी पाकिस्तान टेलीविजन के जो कि हमें नॉर्मली किसी और चैनल पे, प्राइवेट चैनल पे नजर नहीं आ रहे होते, जैसे कि अगर हम एडवेंचर की बात कर लें या अगर हम बात कर लें पधारो हमारे देश। अब बिल्कुल। ये उस तरह का काम है जो कि वाकई कहीं और नहीं हो रहा। देखिए ये जो जॉनरास है ना, अब क्योंकि सारे चैनल जो हैं वो बहुत फोकस कर रहे हैं सिर्फ ड्रामास के ऊपर, तो ये जो जॉनरास है, मैगजीन शोज हो गए, ट्रेवलॉग्स हो गए, कल्चर शोज हो गए, वो जो है वो आई थिंक वो स्टेट चैनल के तौर पे पीटीवी ने बहुत खूबसूरती अपनी से उस जिम्मेदारी रिवायत को निभाई है। बरकरार रखा हुआ है। तो हर साल होते हैं और 2024 में पधारो हमारे देश, जैसे आपने कहा कि हम चाहे कराची में बैठे हो तो हमें गिलगित नजर आ जाता है, अगर हम गिलगित में बैठे हो तो हमें कराची देखने को मिल और जाता है। अगेन हारून ये भी है कि कितना चैलेंजिंग होता है ये जी। होस्टिंग के पर्सपेक्टिव से, प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल, तो इट्स बिल्कुल। हेल ऑफ अ टास्क कि आपको जाना पूरा होता है, कैमरा क्रू एवरीथिंग। आपने मूव करना है जी, एक शहर से दूसरे शहर, कहीं पे आपको किसी किस्म के चैलेंजेस Yes. हैं, कहीं किसी तरह का चैलेंज मिलता है, लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्शन, अच्छी प्रोडक्शन कर देना, ये पीटीवी ही की आई थिंक, क्योंकि उनका नेटवर्क इतना माशाल्लाह फैला हुआ है कि हर जगह पे उनके सपोर्ट सिस्टम उनको मिलता है, तो वो जो है ना पीटीवी की एक वो रिवायत भी बरकरार रही इस साल। और हमने बहुत सारे ड्रामे प्रोग्राम्स देखे, तहजीब, Yes. एडवेंचर पाकिस्तान, सो फूड एंड ट्रैवल के हवाले से पीटीवी के बहुत सारे प्रोग्राम्स रहे, और फिर स्पोर्ट्स के हवाले से, मजहबी प्रोग्रामों के हवाले बिल्कुल, से आप देखें कि पीटीवी के ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये किसी और चैनल से बहुत मुख्तलिफ कर देते हैं पीटीवी की स्क्रीन को। एब्सोल्युटली। चलें तो बात हमने पाकिस्तान टेलीविजन की है, कुछ ड्रामास का जिक्र हमने किया है। लेट्स टॉक अबाउट द मूवीज एज वेल। 11 फिल्में आई गेस रिलीज हुई हैं जी, 2024 11 में। फिल्में रिलीज हुई। अगेन फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा से थोड़ा सा जरा बूस्ट मिला, Okay. क्योंकि उससे पिछले साल जो थी वो फिल्मों की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही थी, तो 2024 में हमें उम्र अयार देखने को मिली। बड़ा बिजनेस किया उम्र यार ने। बिल्कुल। अच्छा, फिल्में चाहे कम बने, चाहे बहुत बड़ी हिट ना हो, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान में हमेशा जो है ना वो हर जॉनरा की फिल्म देखने को मिलेगी। Yes. ये नहीं है कि एक ही फार्मूला लेकर फिल्में बनी चली जा रही हैं। सो उम्र यार बिल्कुल एक डिफरेंट मैजिकल रियलिज्म आपको नजर आएगा। उम्र यार की कहानी हम सबने पढ़ी हुई तो है थी, हाँ। बचपन में, लेकिन उस कैरेक्टर को बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखना, Yes. और फिर एक्टर्स बहुत अच्छे, उस्मान उस्मान मुख्तार मुख्तार। थे, हमें हमजा अली अब्बासी Yes. नजर आए, फारहान ताहिर नजर आए। एक बड़ी कास्ट थी, बड़ी कास्ट थी और बड़ी खूबसूरत फिल्म थी एक्चुअली, यू नो। सनम। सनम, ऑफ कोर्स सनम। अच्छा आपने याद कराया, तो सनम को कैसे भूल सकते। तो बहुत अच्छा लगा कि ये पाकिस्तान ने एक नया तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस किया। सो उम्र यार बहुत अच्छी फिल्म रही। और फिर जब बात करें फिल्म की, सिनेमा की, तो रोमांस तो कभी फेल होता ही नहीं है। दगाबाज दिल। दगाबाज दिल, बिल्कुल आप शायद सही पहुंचे। दगाबाज दिल की बात करें तो महविश हयात बहुत Yes. अच्छी लग रही थी, अली रहमान बहुत अच्छे लग रहे थे, और मोमिन की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई एक्चुअली इस फिल्म में, क्योंकि वो मैं आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स, जिन लोगों ने नहीं देखी वो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं देख ले, बट वो भी एक फिल्म बहुत खूबसूरत फिल्म थी। No doubt. तो मोमिन उसके अंदर जो कैरेक्टर कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक सरप्राइज है और लोगों के मोमिन लिए। की जो एनर्जी है वो आपको नजर भी नजर आती है। जी, मोमिन साहब के बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये एक अच्छी फिल्म थी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो मस्तानी, अगेन यू नो अफान की फिल्म, और बहुत अच्छी फिल्म, और वो हमें इसलिए भी पसंद है क्योंकि वो यहाँ इस्लामाबाद में रावलपिंडी में बिल्कुल, बनी, यहाँ पर बनी। तो मज़ा आया उसको फिल्म को देख के भी बड़ी स्क्रीन के ऊपर। और एक और फिल्म जिसका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा वो थी द ग्लास वर्कर। अच्छा, ये पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रॉन एनिमेशन फिल्म है, और इंटरनेशनली इसको उस्मान रियाज ने प्रोड्यूस किया, और इंटरनेशनली इसको रिकग्निशन मिल रही है, ऑस्कर्स के लिए भी पिच की गई। तो ये फिल्म जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो आई थिंक द ग्लास वर्कर फॉर हैंड ड्रॉन एनिमेशन जॉनरा एक अहम फिल्म ये रहेगी। अचीवमेंट भी अब हमारे लिए जी, एज बिल्कुल। इंडस्ट्री हमारे लिए अचीवमेंट है। और बिल्कुल अगर ऐसे अगर ही। हारून हम मूवीज से आप हटके थोड़ा म्यूजिक की बात करें, हाँ। एक नई एल्बम रिलीज हुई जिसके बारे में शायद किसी को मालूम ही नहीं था कि अचानक से एक नई एल्बम आ जाएगी नुसरत फतेह अली खान की और जी। छा जाएगी। हमें पता है वो तो अब रहलत फरमा बिल्कुल। चुके हैं, लेकिन ये है कि हमने उनका म्यूजिक तो जिंदा है। द रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं यूके में, उन्होंने अब जब अपनी आर्काइव खंगालनी शुरू टटोली, की, हाँ। हाँ, तो वो फिर उनको मिला कि ये तो खजाना आज तक दुनिया ने सुना ही नहीं। तो 4 ट्रैक्स ऐसे और खूबसूरत ट्रैक्स जो नुसरत फतेह अली खान साहब के रिकॉर्डेड थे और पड़े हुए थे और लोगों ने अभी तक नहीं सुने थे, वो उन्होंने फिर द चेन ऑफ लाइट के नाम से एक एल्बम निकाली और उसमें ये 4 ट्रैक्स आए।
और मेरा फेवरेट उसमें से वो खबरम रसीदम इन सब, क्या खूबसूरत कव्वाली है खान साहब की, और मज़ा आ गया क्योंकि ये ट्रीट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। yes. और वो एक्चुअली जो उनकी आर्काइव की बिल्डिंग थी वो उसको डिमोलिश करने लगे थे, एंड ऑल द रिकॉर्ड्स वर गोइंग टू बी वेस्टेड। और फिर किसी ने ये हिम्मत की और उसने ये अपने सर जिम्मेदारी ली कि उसने पुराने रिकॉर्ड्स सुनने शुरू किए कि इससे पहले कि इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए मैं एक दफ़ा सुन लूं। वो कहते हैं ना खजाना छुपा हुआ होता है, बाजू का आपको पता नहीं होता। ये 4 ट्रैक्स और उसने कहा अरे ये तो रिलीज कर देने चाहिए। अच्छा, इससे एक और आइडिया भी हुआ कि हो सकता है और कितने ही ऐसे मौसीकारों का कितना ही काम मुझे छुपा हुआ होगा शायद। बिल्कुल, मैडम का कितना काम होगा, मैडम का काम मैडम ने किया है। बिल्कुल इसी तरह रेशमा जी का काम हमने देखा, वो सरमद ने अपनी फिल्म में यूज किया था रेशमा जी के गुजरने के बाद। तो इस तरह की जो चीजें हो जाती है ना, वो फिर हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, मीडिया इंडस्ट्री को रिच कर देती हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा ये देखिए ना कि किसी के जाने के भी 27 साल बाद उसका काम दोबारा से आ जाना, तो ये तो इट्स ह्यूज एंड आई थिंक वी आर लकी कि वो काम लोगों तक पहुंच सका है। और 2024 का ये मेरे ख्याल में एक अच्छा, मुझे एक चीज़ जो बड़ी अच्छी लगी हारून, वो ये कि अब जिस तरह नुसरत फ़तेह अली खान साहब की भी जब हम बात करें 27 साल बाद उनका काम सामने आया सब कुछ, लेकिन आज की जनरेशन भी उससे रिलेट कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़े आर्टिस्ट हैं और इनका काम जिस तरह से पीटीवी ने भी दिखाया ओवरऑल भी अगर देखा जाए, एंड देन उसके बाद पूरे मीडिया ने उसको ओन किया ओवरऑल भी अगर हम देखें ग्लोबली, हमारे ग्लोबल स्टार, नो डाउट, ग्लोबल एसेट। और आई थिंक ये पूरी दुनिया के म्यूजिक के लिए एक ट्रीट थी कि उनका काम और निकल के आया, और आई थिंक इट हैज बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड म्यूजिकल हेरिटेज, नो डाउट। सो अब वो जो है, और ये कभी कभार हुआ करता है, तो नुसरत फतेह अली खान साहब को हम याद करते हैं, उनका म्यूजिक तो हम सब सुनते ही रहते हैं, उनका काम है हमारे सामने, और आर्टिस्ट चले जाते हैं लेकिन काम रह जाता है, बिल्कुल, और वो काम के थ्रू जिंदा रहते हैं। तो ये ऐसा ही हुआ। अच्छा हारून, कौन सा जी प्लीज। जी नहीं, आप बताइए। ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा काम है जो कि आपको इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, शोबिस के पर्सपेक्टिव आपको लगता था कि अच्छा ये 2024 में मजीद बेहतर हो सकता था? अच्छा, फिल्म के हवाले से ही बात करेंगे फिर। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि टेलीविजन ड्रामे तो आपको पता है, पीटीवी हो या प्राइवेट चैनल्स भी हो, तो हमारा ड्रामा जो है वो एक अपनी पहचान रखता है ग्लोबली, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिल्म के हवाले से मजीद काम की ज़रूरत है। जाहिर है इतनी सारी स्क्रीन्स जो है पाकिस्तान में, उनको भी हर वीकेंड पे लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो ज़्यादा फिल्में चाहिए और अच्छी फिल्में चाहिए। तो उम्मीद है कि 2025 में जो है, इनफैक्ट ड्रामास के पर्सपेक्टिव से हमेशा इम्प्रूवमेंट का एक रूम तो रहता ही है। सो हम भी एज अ फैमिली, एज अ पाकिस्तान टेलीविजन की अगर हम बात करें, तो हम बेहतर करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, और ऑब्वियसली कमियां कोताहियां रह जाती है, उनको भी पूरा करने की आगे कोशिश जरूर करें, लेकिन एक सेलिब्रेशन जरूर होती है कि हमेशा एक ट्रेंड सेटर जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन। आई थिंक वो एक पॉजिटिव आउटलुक जरूर रखनी चाहिए। चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाल्लाह और बेहतर होंगी। तो ड्रामे के हवाले से जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, और उसमें भी हमने देखा कि हर तरह का ड्रामा, हर जॉनरा का ड्रामा हमें देखने को मिला है, पाकिस्तान टेलीविजन से भी और दूसरे चैनल से भी। तो ड्रामों में हम ठीक है, सेट है, हमें फिल्मों के ऊपर मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, तो हम फिल्में भी बेहतर कर लें तो फिर मजा आ जाएगा। फिल्मों में मेहनत तो हम कर लें, लेकिन क्या करें, कुछ हमारे ऐसे टिकटॉक स्टार हैं जो कि फिल्मों को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे कि मैं विदाउट टेलिंग यू द नेम, लेकिन एक खातून है, उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ टिकटॉक पर ही रहूंगी, मैं फिल्म्स नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि सिनेमा लोग जाते नहीं हैं। नहीं, वो हालांकि वो खातून बात कर रहे हैं, खातून शायद फिल्म कर भी चुकी है, लेकिन लोग देखने गए नहीं थे उसको इतना, तो लोगों ने पसंद चूंकि नहीं किया, तो उन्होंने कहा मैं टिकटॉक से ठीक हूं। तो फिर ठीक है, तजुर्बा करके उन्होंने देख लिया था। उनकी मर्जी ना, मतलब उनकी मर्जी। अच्छा, पहले करो काम लोगों को पसंद ना आए तो कहे वो काम ही ठीक नहीं है। नहीं, वो उनके कहने का जो मकसद था ओवरऑल जो मैंने देखा वो ये था कि उनको लोग टिकटॉक पे ज्यादा देखना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो लोग जो उनको टिकटॉक पे एक फोन के क्लिक पे उनका काम नजर आ जाता है, उसके लिए उन लोग सिनेमा चल के बड़ा मुश्किल से आते हैं। हाँ, लेकिन वो देखिए कि वो जो है वो काम लोग रियलाइज नहीं करते कि जो टिकटॉक पे या अपने फोन पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो देख रहे हो, उसके ऊपर भी उनकी इन्वेस्टमेंट जा रही होती है, क्योंकि आपने डेटा इस्तेमाल करना होता है, आपने इंटरनेट का कोई बेहतर इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आप टिकटॉक की वीडियोस ना देखें तो। लेकिन सिनेमा के नहीं, मैं आपके साथ हूं हारून इस मामले पे। सिनेमा के टिकट आपको खरीद कर जाना पड़ता है, तो उसमें आपको फुल वैल्यू फॉर योर मनी चाहिए, बिल देना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो पॉपकॉर्न्स भी लेने पड़ते हैं, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है एक फिल्म देखने जाएं तो वो फिल्म अगर आप जब इतना खर्चा करें तो आप कहते हैं जरा काम अच्छा ही देख लें। अच्छा ही हो तो बेहतर है कि वो काम लोग देखने भी आएंगे, लेकिन अगर काम अच्छा नहीं होगा, और हमारी फिल्में आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर होंगी। अब 2025 में इंशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्में आने वाली हैं, बड़े बड़े स्टार्स हमें नजर आएंगे फिल्मों में, तो 2025 में एक्साइटिंग हो जाएगा। अच्छा, कौन से स्टार्स जिन्होंने
ब्रेक लिया, 2024 में उन्होंने एंट्री मारी और छा गए। अच्छा, 2024 में जिन्होंने जो दोबारा हमें नजर आए, जो पहले हमें काफी अरसे से स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे थे, उनमें हमें नजर आएंगी, उसमें हमें नजर आए हमें हिमायूं सईद साहब, बड़े अरसे के बाद फहद मुस्तफ़ा तो आए और दोबारा छा गए, यू नो, और फैसल कुरैशी हमें बड़े अरसे बाद नजर आए एक बड़ी ड्रामा सीरियल में। तो ये प्राइवेट चैनल्स के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये वो बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज पीटीवी के साथ किया। ब्रेक ली भी थी। फैसल कुरैशी काफी अरसे से ड्रामों में नहीं आ रहे थे, और फिर एक बड़े ड्रामे में, और फिर उन्होंने अपने आप को भी रीडिफाइन किया। क्योंकि जाहिर है एक्टर को अपने एज के साथ, टाइम के साथ अपने आप को रीडिफाइन करना होता है। उनका रोल अभी तो 2024 का उनका बड़ा जबरदस्त ड्रामा है। आई वुड लाइक टू टेक द नेम खई की, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान के सिनेमा, हमें अपने सिनेमा की बात करें तो खई में जो उनका किरदार था, बिल्कुल अनबिलीवेबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल, टीवी के ऊपर जिस तरह मैं पहले कह रहा था, हमारे ड्रामों ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और बहुत तरह तरह की हमें कहानियां देखने को मिली। और वो जो एक पहले हम कहा करते थे ना कि शायद ड्रामा भी एक स्टेल का शिकार हो गया या स्टैग्नेंट हो गई है स्टोरीज हमारी, तो दोबारा से हमारे प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने कंसर्टेड एफर्ट करके कहानियां, अलग अलग तरह की कहानियां दिखाई स्क्रीन के ऊपर। तो कई भी एक ऐसा ड्रामा था, और फिर बाकी भी ड्रामे आप देखिए, फहद मुस्तफ़ा की आपने बात की, हिमायूं की बात की, इसी तरह हम देख ले खवातीन में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। अभी महविश भी स्क्रीन की तरफ वापस, हाँ बिल्कुल, टेलीविजन स्क्रीन की तरफ आ रही है। माहिरा को हमने देखा, उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा काम किया टीवी चैनल के ऊपर। तो वो जो कहानियां हैं, एक मुख्तलिफ तरह की कहानियां, वो जब आती हैं तो फिर एक्टर्स भी एक्साइट होते हैं और वो भी चाहते हैं कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो फिर मेरे ख्याल में ये जो डिस्टिंक्शन हम करते हैं ना मीडियम की, कि ये फिल्म के एक्टर्स हैं, ये टीवी के एक्टर्स हैं, वो ख़त्म हो जाती है। एक्टर होता है, वो चाहे किसी भी चैनल पे हो, वो चाहे किसी भी मीडियम के ऊपर हो, उसने अपना फन दिखाना होता है और वो चाहता है कि उसको अच्छे कैरेक्टर्स मिलें। अच्छा, कुछ एक्टर्स शोएब जिनका हम जिक्र भी कर रहे थे ऑफ स्क्रीन, जो कि एक वो होता है ना कि कम काम के हमारी वैल्यू रहे, हम कम काम करें। ऑब्वियसली आप अपनी इंडस्ट्री को उससे कुछ दे नहीं रहे होते, आप स्टार हैं, आपको बनाने वाली भी यही इंडस्ट्री है, और आपको आपके फैंस हैं जी, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आप स्क्रीन पे नजर आए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक्टर्स को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारे यहाँ, अगेन यू नो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक सर्टेन एज के कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं जो कि मेन कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। बहुत कम ड्रामे या फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें एक बड़ी उम्र का या मेन कैरेक्टर दिखाया जाए। तो जब आपको अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करें, वक्त निकालें, काम करें। क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे, अच्छा ये सोशल मीडिया ने बड़ी इसमें जो है ना वो एक तरह की डिस्टॉर्शन पैदा कर दी है कि लोगों को लगता है कि हाँ हमें तो नज़र आ रहा है एक्टर, लेकिन उसका काम क्या है, उसका बॉडी ऑफ वर्क कहाँ है, उसने पिछले 5 साल में, 4 साल में कौन सा बड़ा काम किया है। आपको बड़ा विजिबल नजर आएगा सोशल मीडिया के ऊपर, उसके फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसने वो नजर नहीं आ रहा होता। उसने अपनी एज एन एक्टर क्या क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश की है, वो नजर नहीं आ रहा होता। तो काम करें, अच्छा काम करें, कंट्रीब्यूट करें। अब जैसे मैं अभी एक और चीज़ जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, 2025 में हम सब अपनी फिंगर्स क्रॉस कर लें, क्योंकि अरूज आफ्ताब जो पहले भी ग्रैमी विन कर चुकी हैं, अब दोबारा उनका म्यूजिक जो है वो ग्रैमी के लिए नॉमिनेटेड है, और 2025 ग्रैमी में इंशाल्लाह हम फिर दुआ कर रहे हैं कि अरूज जो है वो अवार्ड ले पाकिस्तान के लिए। उनकी जो रात की रानी उनका ट्रैक है और उनकी फिल्म जो है, सॉरी एल्बम जो है, वो भी नॉमिनेटेड है। सो ये दो नॉमिनेशंस हैं उनकी ग्रैमी में। सो इंशाल्लाह 2025 में हमें कोई और खुशखबरी भी मिलेंगी। अच्छा, कमिंग बैक टू द एक्टर्स थिंग, 2 नाम मैं लूंगा जिनसे मुतालिक मैं आपसे कमेंट लेना चाहता हूँ। एक तो अली रज़ा, वेरी गुड एक्टर, थोड़ी सी ब्रेक उन्होंने ली, बल्कि मैंने उनसे एक बार पूछा कि आप नज़र क्यों नहीं आ रहे ड्रामा में, उन्होंने कहा जब मुझे कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर मिलेगा तो मैं करूँगा, अब मैं ज़रा साइड रोल्स नहीं करना चाहता। फिर 2 ड्रामे उन्होंने किए हैं, एक तो अभी ऑन एयर भी है और एक में वो ज़बरदस्त कैरेक्टर उनका रहा भी है। सो अली रज़ा के हवाले से 2024 आपको लगता है बहुत अच्छा रहा है? आई एम श्योर कि आगे भी शायद उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे अच्छे चेहरे 2024 में हमें देखने को मिले। अली रज़ा ऑफ कोर्स यू नो बिल्कुल नोटिस हुए, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, 2-3 ड्रामे उनके बड़े हिट, सुपर डुपर हिट गए। और मैं इस बात से इतना ज़्यादा जो है डिसअपॉइंट नहीं हुआ जब उन्होंने कहा कि मैं एक अब मेन कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ, मैं वही कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ जिससे मेरा करियर आगे बढ़े और मुझे और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। अपना गोल सेट किया था। बिल्कुल, तो जाहिर है हर एक्टर का एक एम्बिशन होता है, और अली रज़ा माशाल्लाह गुड लुकिंग यंग मैन, सो व्हाई नॉट। आई थिंक उनको मेन रोल्स मिलने चाहिए और वो और ड्रामों में आएंगे, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग भी पॉलिश होती जाती है।
जितने ज़्यादा रोल्स करते जाएं। तो अली रज़ा भी आए, फिर हमें फीमेल एक्टर्स बहुत अच्छी, दुर्रफ़ शाह हमें नज़र आई। दुर्रफ़ शाह हमें बड़े का अच्छे 2024 की अगर बात की जाए तो वो दो एक्ट्रेसेस के नाम रहा है। जी। एक वो हानिया आमिर के नाम जी। रहा है। हानिया को उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा शी वाज वेल एस्टैब्लिश्ड, बट एट द सेम टाइम जो हम एक पीक देखते हैं वो बिल्कुल, 2024 में बिल्कुल। हानिया की हमने देखी बहुत है। प्यार मिला दुर्रफ़ उनको, शाह काफ़ी टाइम से नाज़रीन काम का। करी थी, बिल्कुल। बट वो कहा जाता है ना कि एक साल कोई आपका साल होता है तो ये जिसमें उनका आपका था। काम रिकॉग्नाइज, तो वो दुर्रफ़ शाह का साल था। दुर्रफ़ शाह का साल था। और दुर्रफ़ शाह की खूबसूरत बात यह है कि वो अपने कैरेक्टर को बहुत सेंसिटिवली करती हैं और उनका एक किरदार दूसरे किरदार से मिलता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात दुर्रफ़ शाह के करियर को अगर हम देखें तो रही। 2024 में 2-3 बड़ी सीरियल्स उन्होंने की, लेकिन सब में डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव वो डिपिक्ट कर रही थी। कहीं लैंग्वेज भी उन्होंने यूज़ की, कहीं कोई और ट्रूप उन्होंने यूज़ किया, लेकिन उसके साथ दुर्रफ़ शाह ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। तो बिल्कुल आप यू राइट कि फीमेल एक्टर्स के हवाले से भी 2024 में हमें बड़े बड़े नाम और कुछ नए नाम भी नजर आए, नए नाम भी नज़र आए। शुजा एक नया नाम है इंडस्ट्री में, आई वुड से दैट, वो शुजा, और उसका काम बड़ा अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं। शुजा तो मुझे बहुत ही क्यूट लगता है ना। अच्छा मुझे भी ऑनेस्टली बड़ा क्यूट सा है वो। अच्छा, लेकिन फिर नेगेटिव में जब आया तो फिर वो वाकई वो फिर उसने उस कैरेक्टर को बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये हमारे पास देखिए, मैंने ये हमेशा देखा है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से देखें या पाकिस्तान मीडिया के हवाले से देखें कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो स्क्रीन के सामने हो या वो लोग हो जो कि स्क्रीन के पीछे हैं। तो काम जो है वो चलता रहे, बढ़ता रहे, ये इंडस्ट्री ग्रो करे। इंशाल्लाह 2025 में हमारी यही दुआ है कि और अच्छी प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिले, सबके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हो और लोग जो है वो अच्छा काम दिखा सके। सो जो लोग अभी साइड पे बैठे हुए हैं उनको भी यही मेरी गुजारिश होगी कि आए, काम करें जी, लोग आपका काम देखेंगे। आपके कब तक आप स्टारडम में बैठे रहेंगे? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और आपको ये साइलेंट मैसेज जा रहे हैं। और आपको अपने मुल्क के लिए काम करना है, अपनी इंडस्ट्री के लिए आपको यही आपको इसी मुल्क में बनाया है, इन्हीं फैंस ने बनाया है। जो पहले कहते हैं ना 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, वो बड़े मुश्किल होते हैं इकट्ठे करने, वो आपके सारे पाकिस्तान से ही आए हैं। और फिर उसके बाद तो खैर गेम चल पड़ती है, लेकिन यह है कि भूले नहीं कि यही आपके व्यूअर्स हैं। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम एक छोटा सा रिव्यू कर रहे थे, लेकिन चूंकि बात हम टेलीविजन की भी की, फिल्म की छोटी सी बात हम कर लेते हैं सभी सोशल मीडिया की भी। सोशल मीडिया के एतबार से भी कोई ये ना समझे कि मैं बड़ा खिलाफ हूँ टिकटॉक या सोशल मीडिया के, आई एम नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ कंटेंट की बात कर रहा था और एक अपना पर्सनल कमेंट ज़रूर दिया था मैंने कि हाँ, किसी भी मीडियम को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। कोई उससे नाम बना रहा होता है, आपने नहीं करना, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन हाँ, जब सोशल मीडिया की बात करें सबीन, तो ये भी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक एजाज़ की बात है कि हमारे कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया सोशल मीडिया में, कंटेंट की दुनिया में। अरशद रील्स 1 करोड़ व्यूज हासिल करने वाले पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तानी yes, वो इस वक्त। yes. एक बच्चा है सभी, इससे पहले पाकिस्तान के डायमंड बटन मिला है, एंड ही इज द वन जिसको डायमंड बटन मिला है फ्रॉम यूट्यूब। तो माशा दुआ के पापा, ज़ैनब के पापा, मोहम्मद के पापा तो छा गए हैं माशाल्लाह। इस तरह से बहुत सा अच्छा काम हमारे सोशल मीडिया पर भी हो रहा है, हम उसे ज़रा सपोर्ट भी करते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात शोबिस की करेंगे, लेकिन हमें बात ये भी करनी है कि शोबिस के जो हमारे सितारे हैं जो चमक तो रहे होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी, जो उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव भी आ रहा होता है। तो हम कुछ नए जो जोड़े बने, कुछ ज़िंदगी में जो आगे बढ़ गए, कुछ नए सफ़र में जो आगे चल गए, उनकी बात भी करेंगे कि 2024 में नए नए जोड़े कौन से बने, उनकी ज़िंदगी कैसी रही। लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। 2024 की हम बात कर रहे हैं, आज है जी 2024, इस साल का आखिरी दिन, और हम जरा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया, एट द सेम टाइम क्या क्या किस किस फील्ड में हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो अगर हम 2025 का जब हम, क्योंकि आखिरी दिन जब आता है ना, तो हम जरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन की भी बात कर रहे होते हैं कि हमने ये सेट करना है कि साल के पहले दिन जब हमसे पूछेगा सारे लोग कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, तो वो पिछले साल की इंप्रूवमेंट को लेके चलते हुए ज़ाहिर आप बात कर रहे होते हैं। सो अब जरा हम बात करेंगे स्पोर्ट्स से मुताल्लिक। यानी सभी का फेवरेट सेगमेंट है ये, स्पोर्ट्स की बात होने वाली है और मैं और सभी बहुत एंजॉय करने वाले हैं और हम डिस्कस करेंगे। जो लोग मुझे जानते हैं वो आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। नहीं, वो तो मुझे भी जानते हैं ना, अब मसला ये और मैनू भी जानते हैं। अच्छा, तुम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, चूंकि इसमें हम आपको पहले बता रहे हैं कि मैं और सबीन स्पोर्ट्स के मामले में थोड़े से साइड पे होते हैं, सो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जरूर होता है कि कुछ ना कुछ जब
पाकिस्तान अचीव करता है हम वो celebrate obviously करते हम हैं। उसको सेलिब्रेट करते हैं और Absolutely. आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया, हर स्पोर्ट्स को Absolutely. हमने सेलिब्रेट किया। तो आज जरा 2024 स्पोर्ट्स के हवाले से कैसा रहा हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ओवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम, मैं ठीक ठाक। आपने? आपका अपना साल कैसा गुजरा? बड़ा अप एंड डाउन वाला साल गुजरा है। इस साल Okay. ने बहुत सी आप आपकी चीज़ें बात बताएं मुझे, कितना आप गए थे? इतने गए कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स तक लेके चले गए, क्योंकि मैनेजर था उस टीम का। और साथ में अगर इस साल की बात बताएं तो हर साल आपको पता है बहुत सी चीज़ें सिखाता भी आपको। True. हमेशा हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं कि यार हर साल जो उनसे आपकी ऊंचाई का होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ झटका बड़ा ज़रूरी होता है। जब बीच में आपको झटका लगता है ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें एहसास होती है और आप वापस उस वर्क प्लान पे जाते हो कि हमने क्या करना है। 2024 अल्लाह की ज़ात ने बड़ा अच्छा साल गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सी चीज़ों से नवाजा भी है। अल्लाह करे, इस काबिल तो नहीं थे, सही बात है, लेकिन 2025 भी ख्वाहिश है अल्लाह की अल्लाह ज़ात आपको और इससे अच्छे भी ऊपर तरीके लेके से जाएगा वैस भाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें वैस भाई, तो आई थिंक द बेस्ट मोमेंट जो हमें, जिसे हमने बहुत सेलिब्रेट भी किया, चैलेंज भी किया, दैट वाज ओलंपिक्स एंड अरशद नदीम जेवलिन थ्रो। आई थिंक लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट विद अरशद नदीम। देखिए, कभी भी कहते हैं ना कि अगर आपने किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर अगर आपने देखना हो कि कितना रुझान है किसी भी स्पोर्ट्स का, अनफॉर्चुनेट एक बात ज़रूर है कि हमें भी लोग बहुत से शिकायत करते हैं। सबीन क्योंकि खुद भी क्रिकेट पे शो करती रही हैं, एक्सपर्ट भी हैं क्रिकेट की, माशाल्लाह। तो बहुत से लोग अपना हमें शिकायतें करते रहते हैं इस चीज़ पे कि हमेशा क्रिकेटर्स जो उनसे हैं वो ज़्यादा PR या ज़्यादा मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंस ले जाते हैं, तो ज़्यादा स्पोर्ट्स दूसरों को नहीं मिलता। और अनफॉर्चुनेट ये बात है यहाँ पर। अगर आप किसी स्पोर्ट्स की बात करें कि वो किस तरीके से डाइवर्सिटी रखता है किसी एरिया के अंदर, तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अरशद नदीम, इससे पहले भी लोग जानते, कुछ लोगों को जैवलिन का नहीं पता था। अगर आप वो सर्च इंजन की बात करें कि टॉप ट्रेंड पे था, मैंने ऐसे लोगों को भी लिटरली देखा है कि इतना ज़्यादा डीप जाके एनालिसिस करते रहे कि यार जैवलिन कितने की आती है, जैवलिन size थ्रोअर है, जो क्या है उसका उसका weight क्या है। परफेक्शन है, अरशद नदीम किस हिस्ट्री से गुजरे हैं। तो दैट मीन्स मैंने कहा ना कि एक अवार्ड जो उनसे आपकी पूरी आने वाली नस्लों को लिटरली उस ट्रैक रिकॉर्ड पे लगाता है। रिकग्निशन भी जो आपको पाकिस्तान के लेवल पे भी मिली, अवार्ड तो विन किया, वापस आए, ऑब्वियसली कितने सालों बाद किया वो तो सब ने देख लिया, लेकिन एट द सेम टाइम जो रिकग्निशन पाकिस्तान में जिस तरह गवर्नमेंट ने उनको एक्नॉलेज किया, इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करने की बहुत ज़्यादा देखिए, हमें ज़रूरत है। याद रखें हमेशा जब भी आप किसी भी मुकाम पे, चाहे आप ऐसा प्लेयर खेलें, चाहे आप ऐसा मैनेजमेंट स्टाफ के अंदर, जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो चेस्ट पे आपका फ्लैग लगा या स्टार लगा है, फ्लैग आपको पता है डिफरेंट स्पोर्ट्स पे लगता है, चेस्ट पे आपका क्रिकेट का लगता है। हमेशा मैंने भी ऐसा टीम मैनेजर, क्योंकि बहुत सी टीम्स के साथ काम करते हैं, तो हम यही बात करते हैं जो यंगस्टर्स हैं खास करके, कि यार तुम खाली इस प्लेइंग 11 स्क्वाड को नहीं अपना ऐसा आपको लोग लीड कर रहे हो, तुम इस वक्त पीछे जो 26 करोड़ या 24 करोड़ आवाम बैठी है उसको लीड कर रहे हो। जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी तो उस बॉडी लैंग्वेज उस आवाम की पॉजिटिव है। जहाँ पर बॉडी लैंग्वेज उसकी गिरेगी तो तुम ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज आवाम की भी नीचे गिरेगी। क्योंकि जब मुझे याद है जैवलिन वाला मामला हुआ था, उनके अगर आप कोच का इंटरव्यू भी सुनो, उन्होंने कहा था कि इंजरी वो कैरी कर रहा था, और मैं बड़ा था कि यार पता नहीं आखिरी जो उनसा अपना जो राउंड है उसमें किस तरीके से वो कैरी करेगा उसको। और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल जब थ्रो फेंकी थी, मुझे आज भी याद है, तो अनएक्सपेक्टेड था। इतने ज़्यादा वसाइल ना होने के बावजूद इस लेवल के ऊपर जाके जाना। फिर अच्छी बात है कि जब गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया, रिकगनाइज किया, क्योंकि हम हमेशा इस चीज़ को कहते हैं कि आपको रिकगनाइजेशन चाहिए गवर्नमेंट से। देखें, आपके अपने प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और स्पोर्ट्स की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेसी होती है पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। जितने स्पोर्ट्स की आप बात कर लें, इसको 2024 में हम जब जैवलिन की बात करें, वहीं अगर आप फुटबॉल पे थोड़ा सा आ जाएं, फुटबॉल की दुनिया में पाकिस्तान मुझे पता है बहुत अरसे पीछे रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर फुटबॉल होती नहीं थी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ थी कि आपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के राउंड्स जो 2026 के पाकिस्तान में करवाए हैं। और सबसे बड़ी जो केस स्टडी थी वो ये था कि सऊदीया का मैच करवाना पाकिस्तान के अंदर। और मैं शुएब खुद हैरान था इस चीज़ में, ऑब्वियसली हम ज़्यादा फुटबॉल के अंदर नहीं होते, कि जिन्ना स्टेडियम जब इस्लामाबाद में मैच हुआ था, उससे 2 दिन पहले सबीन लिटरली रोड्स के ऊपर बात करो, स्ट्रीट्स पे बात करो, लोग इस चीज़ पे हमें याद है कितना फ़ोन हमारा बचता था कि टिकट कहीं से करा के दो, कि लोग इतने ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट क्लियर करना है, इमोशनली इन्वेस्टेड हैं लोग। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिटरली इसमें बहुत ज़्यादा थी, कि मुझे नज़र आ रहा था कि यार दैट मीन्स कि आप चाहते हो कि जो स्पोर्ट्स है उसको रिवाइवल ईयर का जो है वो किया जाए। और जिस तरीके से पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने कहा ना कि ऑब्वियसली जिन टीम्स के साथ आप कम्पीट कर रहे हो बड़े हाई स्टेज के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट था हमारे लिए वो ये था कि मैंसीनी की बात करें, दुनिया फुटबॉल में बहुत बड़ा एक नाम है, उससे मिलना भी आसान चीज़ नहीं होती, कि अगर वो कॉम्प्लीमेंट करे कि पाकिस्तान टीम, जब मैं पहले खेला था सऊदीया में, हम जाके खेले थे,
तब उसका डिफरेंट ट्रैक रिकॉर्ड था, अगर अब की बात करें तो आपको डिफरेंट टीम नज़र आ रही है। सिर्फ वही चीज़ है कि ज़्यादा मैचेस हों तो आपको जो टीम है वो ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन फिर मैंने वही कहा कि आप पाकिस्तान की टीम हो, वो जो खुशी होती है जिस वक्त आपका कौमी तराना ख़ास करके दूसरे मुल्क के अंदर बजता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुझे आज भी याद है फुटबॉल से ही आप नॉर्वे कप एक स्ट्रीट चाइल्ड की टीम जाती है खेलने के लिए, और क्योंकि उसका पार्ट हम भी थे तो मुझे याद है कि वो बच्चे, क्योंकि सब बच्चे हैं इस वक्त 17 साल के हैं, एयरपोर्ट पे उतरे ओस्लो के, तो मुझे याद है कि सबसे पहले एक ऊंची आवाज़ का नारा आया पाकिस्तान जिंदाबाद ना, तो लिटरली मैं कह रहा हूँ वो फीलिंग आपको नहीं बता सकता जो हमारी थी, क्योंकि वो बच्चे नहीं थे तो उनके लिए वो माहौल डिफरेंट है, मुल्क डिफरेंट है। बिल्कुल मैंने कहा ना यहाँ पर उस लेवल की, ऑब्वियसली पाकिस्तान में फुटबॉल की पजराई नहीं है, लेकिन उस लेवल पे जाके कम्पीट करना, फिर आप देखें बैक टू बैक मैचेस जीतना, मुझे याद है फाइनल तक पहुँचना, फिर जर्मनी के क्लब को मारना आसान चीज़ नहीं थी उन बच्चों के लिए। और मुझे आज भी याद है उसकी सबसे बड़ी जो केस स्टडी हमारे लिए थी वो ये थी कि जो बच्चे पाकिस्तान में कभी ज़िंदगी में आए भी नहीं, छोटे बच्चे नॉर्वेजियंस की बात कर रहा हूँ, उनकी ज़बान पे ना अपनी ज़बान वो था कि पाकिस्तान जिंदाबाद की, जैसे वो मज़ा आ रहा था मुझे कि यार उनके जो आबाओ जादाद थे जो वहाँ पर रहते हैं या जो माँ बाप जो आते रहे हैं पाकिस्तान, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो शुएब कसम से उनकी आंखों में आंसू थे इस चीज़ पे कि यार हमारा तो मुल्क है, ये आज तक गए नहीं है, इस टीम की वजह से हमने एक झंडा देखा है कि एक झंडे के नीचे सारा का सारा नॉर्वे बाहर निकलता है कि ये स्पोर्ट्स की यूनिटी है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं कि डिसिप्लिन और यूनिटी वो किस तरह से, और जो आपने बेस्ट डिप्लोमेसी की आपने बात की वो स्पोर्ट्स के थ्रू पॉसिबल होती है। अच्छा, अब जरा हम अगर हॉकी के पर्सपेक्टिव से बात कर लें। अच्छा, मैं वैसे चाहता हूँ अगर हम शाज़िब रिंद की बात कर लें, सबीन, अगर हम शाज़िब रिंद को देखें, क्वेटा से उनका ताल्लुक और कैसे 2024 में वो छाए हैं। हाँ देखिए शाज़िब स्पेसिफिकली अगर आप स्ट्रीट फाइटर्स की बात करें, हमारे MMA की बात करें, स्ट्रीट फाइटर्स की बात कर लें, ये एक अलमिया ज़रूर हमारे पाकिस्तान में, मैंने कहा ना कि जब आप एक अच्छी बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी 2025 स्पोर्ट्स रिवाइवल ऑफ द ईयर का जो उनसे अनाउंस किया, अच्छी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। राना मशहूद साहब की टीम की बात करें, स्ट्रीट फाइटर्स की बात करूँ, पाकिस्तान में चाहे MMA है चाहे स्ट्रीट फाइटर्स हैं, लिटरली बहुत तगड़े लड़के हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि शायद शहर वाले थोड़ा सा नाराज़ हो जाएं, लेकिन हमेशा हम कहते हैं ना कि छोटे देहाती इलाके में जाओ ना, वहाँ से आपको तगड़ा लड़का मिलता है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल एक डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू हमारे सिटीज़ के अंदर। अगर हम बात करें रियलिटी ज़िंदगी की देख के, एक तो देखें, एक तो आप फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें, एक मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है। देखिए सबसे हम लोग जब फिजिकली बात करते हैं ना कि फिजिकल आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना, याद रखना कभी भी आप हाईएस्ट कंपटीशन पे जाके नहीं खेलोगे, बिकॉज वेदर वहाँ का, एंड देन ओवरऑल अगर देखा जाए पहाड़, एटमॉस्फेयर पूरा, वो आपको मेंटली एंड फिजिकली वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है, लेकिन चैलेंजिंग बनाता है ना। फिर मैंने कहा ना कि आपकी आज सच फैसिलिटीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जब आप MMA की बात करते हो, आपको प्रॉपर MMA के जोन से जिम्स चाहिए। अब तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी स्लो एंड स्टडी, मुझे शोएब अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में अब जिम्स को ओवरटेक कर रहे हैं क्रॉसफिट्स के, जो आजकल चल रहा है दुनिया के अंदर, जो आसान अल्फाज में हम कहते हैं ट्रेनिंग की तरफ, जो एक मजदूर जो करता है मजदूरी, वो आप जिम में करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ओवरटेक यहाँ पर हो रही है। शाज़िब रिंद की बात करें, बड़े एक मैं कहता हूँ पासमानदा इलाके से उनका ताल्लुक है, और बलूचिस्तान से स्पेसिफिकली, और जिस तरीके से उस लड़के ने जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, चाहे वो नॉकआउट करना, इंडियन फाइटर को करना, उस स्टेज के ऊपर जाके नॉकआउट करना, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के लाना, ये चीज़ है। इस मिट्टी, मैं कहता हूँ इस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ ये है कि आपको ढूंढना पड़ता है, वो आंख चाहिए होती है, ढूंढ के निकाले। हमारे यहाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनको ज़्यादा हम पजराई देते हैं, ऑब्वियसली हम भी कुछ बैठे होते हैं, हम कहते हैं यार ठीक है क्योंकि ज़्यादा स्पोर्ट्स है, इसके अंदर हम बात करते हैं। हाँ, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की आप खुद लुक इज टॉकिंग, हां, लेकिन आज अच्छी बात है कि अवैस इज नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। हमने उनसे कहा नो क्रिकेट टुडे। आज लोगों के लिए सरप्राइज है कि अवैस जो है वो क्रिकेट के आते सभी ने मुझे कहा था अवैस क्रिकेट वाले बात करके आपने ये टिट फॉर टैट मैंने अपना बदला ले लिया। लेकिन मुझे एक अच्छी चीज़ बस इसमें ये लगती है कि यार हम लोग जब बात करते हैं ना, क्रिकेट की बात कर लें, फुटबॉल की, ये होता है कलेक्टिव गेम, एक आप टीम की बात कर लेना, टीम स्पिरिट। जब आप बात करते हो ना, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ये आसान नहीं है। चाहे वो आप अरशद नदीम की बात करें, इंजर्ड होए, खुद अपना रिहैब किया, आप शाज़िब रिंद की बात कर लो, खुद रिहैब किया, ये आसान नहीं है। ऐसे ही आपके बहुत से अपना वो भी हैं जो कि आप चाहे बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर आप बात करते हैं, मैं डिसेबल पे आना चाहूँगा, जब भी आपने जीता है अपना, आपको पता है जो हमें ब्लाइंड क्रिकेट है उसने इस वक्त वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, ये वो लोग हैं जो लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ के एक बात करते हैं ना हमेशा कि यार अगर आप बात करते हैं, आप कर लें कि लड़के और लड़कियों की, जब हम बात करते हैं कि यार जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मैं उस चीज़ पे आज भी जोर देता हूँ, लेकिन लिटरली हम कभी बैठ के बात कर रहे होते हैं। चले क्रिकेट की अगर बात करूँ कि यार स्कूल क्रिकेट क्यों नहीं है, स्कूल में स्पोर्ट्स क्यों नहीं है,
ये ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो ब्लाइंड की आप बात करें, चाहे डिसेबल की बात करें, जो हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। खुदा की कसम मुझे आज भी याद है कि हमें बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमारे लिए कुछ नहीं है, ना कोई बात करता, लिटरली नहीं करता। आज तक मैं खुद कहता हूँ कोई भी नहीं करता इनके लिए बात। आप स्कूल्स में हमारे चले जाएं, कोई इनके ऊपर बात नहीं करेगा कि यार अगर वो डिसेबल है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो यार उसको ग्रूम करना चाहिए। नहीं कर रहे होते। हम नहीं करते। अगर वो देख नहीं सकती या देख नहीं सकता, लेकिन वो शायद किसी चीज़ में अच्छा है, तो उसको मास्टर करो स्पोर्ट्स के अंदर। हमारे आज भी हम वो उसकी चीज़ स्ट्रेंथ चल को नहीं रही है ना। पहचान रहे होते। हम हमारी उस आज भी strength को शुएब, मैं कहता हूँ focus वही नहीं चीज़ चल रही है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं, लेकिन कहते हैं ना हमेशा घर से आपका और उसके बाद जो उस्ताद है वो आपका वालिद है, वालदा का हैसियत रखती है, लेकिन हमें उस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स बहुत बड़ी एज अ डिप्लोमेसी है। सोसाइटी हमें माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होंगी, क्रिएट भी की जा रही हैं, आगे भी की जाएंगी, बट एट द सेम टाइम जो रियल टैलेंट आगे लाना है वो तो फिर देखिए ग्राउंड लेवल पे है ना। वो उस लेवल पे आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। वो स्कूल लेवल पे है, वो आपकी कम्युनिटी लेवल पे है, और उसके बाद वो टैलेंट ज़ाहिर है आके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आगे खेलेगा। एट द सेम टाइम जब सेलिब्रेशन की बात करें, स्क्वॉश को हमने बड़ा सेलिब्रेट किया 2024 में। यस। देखिए स्क्वॉश एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने, आपको पता है, अपना नाम जो सा है वो बुलंद किया था। चाहे जानशेर खान की बात करें, जहांगीर खान की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद गुम हो चुकी थी स्क्वॉश। लेकिन अब की जो पीढ़ी की बात करें तो राइट ट्रैक पे आपको नज़र आती है। आप महानूर की बात कर लें, उसके बाद अजान की बात कर रहे हैं, क्योंकि जूनियर स्कॉटिश चैम्पियनशिप की बात करें, डिफरेंट टूर्नामेंट्स के अंदर जहाँ पर हमजा खान की आप बात करें, पाकिस्तान का नाम इन्होंने लोहा मनवाया है। और यही अच्छी चीज़ होती है कि जब आप एक यंगस्टर्स के अंदर, जब आपको पता है कि इसके अंदर एक स्पार्क है, उसको एक हमेशा जो एक यंग आप कर लें कि जो एक रेयर टैलेंट होता है ना, उसको सिर्फ एक पुश की ज़रूरत होती है कि यार उसको एक राइट डायरेक्शन चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर एक और भी रिक्वेस्ट हमेशा हम करते हुए आए हैं, चाहे वो हमारे ख़ास करके जो करता धरता बैठे हुए हैं, कि जो आपने फैसिलिटीज़ हमने बनाई हुई हैं बच्चों के लिए, वो इनके लिए ओपन भी होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना किसी बच्चे के लिए, ख़ास करके चाहे वो स्क्वॉश की बात कर लो, चाहे वो आप बैडमिंटन की बात करें, पाकिस्तान ने बैडमिंटन में अपना बड़ा नाम अपना बनाया है, उन बेचारों के पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती, स्पेस नहीं होती कि जहाँ पर वो जाके यूज़ कर सके। अगर फैसिलिटी होती है तो उनको अलाउ नहीं होता। उस चीज़ पे बच्चा जोन सा है या जो उसके माँ बाप हैं, उस चीज़ पे वो पीछे हटते हैं। फेडरेशन इस पे अपना अपना काम कर भी रही हैं, लेकिन क्योंकि हम 2024 की जब बात कर रहे हैं, हम सेलिब्रेशन की बात करें, बट एट द सेम टाइम हम चैलेंजेस और जो इम्प्रूवमेंट जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम उसको भी कैटर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। एक और गेम की बात कर लेते हैं, अब हॉकी की बात करते हैं। हॉकी में व्हाट हैपेंड इन 2024 इन पाकिस्तान? हॉकी देखें, फिर मैं वही कहूँगा जैसे मैंने स्क्वॉश की बात की, हॉकी वन ऑफ द प्राइम स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, खेल, लेकिन शायद कहीं ना कहीं गुम हो चुका हुआ था, लेकिन वापस ट्रैक पे अब आपको नज़र आता है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने वर्ल्ड हॉकी के अंदर जाके बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि हम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे, लेकिन आपकी जो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान ने स्पेन को शिकस्त दी, तो वो नज़र आता था कि स्पार्क इस टीम के पास है। मुझे याद है जब कोचेस से बात होती थी, वो यही बात करते हैं कि कैंप लगा हो, रेगुलर इंटरवल स्पेन के टूर्स हो रहे हैं, तो तभी जाके आपको पता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन पाकिस्तान हॉकी इस वक्त को तो राइट डायरेक्शन के अंदर आपको नज़र आ रही है। हाँ, सिर्फ ये ज़रूर होता है कि अगर आप दुनिया अपना स्पोर्ट्स की बात करें तो एक वर्ल्ड हॉकी लीग एक स्टार्ट की गई थी, ताकि रेगुलर आप कर लें होम एंड अवे मैचेस खेले जाएँ, ताकि आपके प्लेयर्स जो उनसे हैं वो बिजी रहते हैं, स्केड्यूल बिजी रहता है, फिर आप एक सेंस में होता है जितना गेम अवेयरनेस आपको होगी उतना ज़्यादा अच्छा खेलते हो। उसमें पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है। हमें यहाँ तो मैं खुद इस चीज़ पे बड़ा कायल होता हूँ कि पाकिस्तान जैसे क्रिकेट लीग आपने स्टार्ट की हुई है, फुटबॉल की कहीं ना कहीं बात होती है, हमें हॉकी की भी स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे वॉलीबॉल की बात आप करें, वॉलीबॉल में आपको पता है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रहा था। उसके बाद पाकिस्तान ने जो साउथ एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो अपने नाम की थी, और उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम ईरान को हराया था पाकिस्तान ने। और हमारे जो लड़के हैं वो डिफरेंट दुनिया की लीग के अंदर जाके खेलते हैं और एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं। अब बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव था, विद कम वसाइल की बात करूँ, विद लिमिटेड सपोर्ट, वॉलीबॉल बहुत अच्छा काम कर रही है। वॉलीबॉल अपनी लीग अब स्टार्ट कर रही है पाकिस्तान में। यही चीज़ है ना, जब आप एक सारे स्पोर्ट्स को एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। थोड़ा सा वक्त मुख्तसर है, विंटर स्पोर्ट्स पे भी हमारा बड़ा फोकस अब चंद सालों से है। कहीं पर आइस हॉकी हो रही है, कुछ और मुकाबले भी हो रहे हैं, तो आप गालिबन गए भी थे कुछ इवेंट्स कवर करने के लिए भी। कैसा रहा विंटर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान इन 2024?
ये शोएब एक चीज़ है कि पाकिस्तान को अल्लाह की ज़ात ने खूबसूरती से बहुत नवाजा से वो है ना कि हमें शायद ज़्यादा जो सा उसको हमने फोकस नहीं किया। टूरिज़्म की बात करें, पाकिस्तान ऑब्वियसली जिस तरीके से ट्रैक हमेशा हर साल रिकॉर्ड आपका बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं कहता हूँ कि जो टूरिज़्म है, खास करके वर्ल्ड टूरिज़्म की बात करें, पाकिस्तान बड़े अच्छे स्केल पे इस वक्त उसने जंप भी किया है। विंटर स्पोर्ट्स की बात करें पाकिस्तान में, चाहे वो नलतर से लेकर आप मालम जब्बा की बात करें, आइस स्केटिंग की बात करें, इस वक्त अपना वो जारी है गिलगित के अंदर। अब वो झील है, बिल्कुल आपको पता है ठंड जब पड़ती है और खास करके जो कोहरा इस वक्त पड़ रहा है तो बिल्कुल ठंडी वो पड़ी हुई है, तो वहाँ पर इस वक्त चैंपियनशिप जारी होती है। फिर आप उन जैसे एरियाज की बात करें, साथ ही कफ करके बता दें कि मुझे ना भेजना। हाँ मुझे ना, इनको लेके जाएंगे हम, ये जाएंगे, इनको बड़ा शौक है एडवेंचर का। था मैं अब मुझे विंटर स्पोर्ट्स करने का सभी यहाँ पे मैं भी जरा रुक जाता हूँ। मैं तो अब बहुत सारे लोग आपकी तो उम्र का मसला है ना। मतलब बहुत यंग लोग अब आजकल उनका दिल करता है वो सुकून करें जिंदगी। ये तो दुनिया का ऊंचा तरीन स्टेडियम है क्रिकेट का, आपको तो लेके चलते हैं हम ना। मुझे कहीं भी ना लेके जाए। ऊंचा तरीन स्टेडियम कहाँ पे है? ये यहाँ गिलगित के अंदर बना हुआ है, मुझे उसका नाम क्योंकि टिपिकल याद, वो दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट अपना क्रिकेट ग्राउंड है इस वक्त। मैंने कहा ना, सिर्फ मसला ये होता है कि हमें जहाँ पर जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, खास करके विंटर की बात करें, अगर मैं दो है नलतर को कंपेयर करूँ, एक नॉर्वे के अंदर स्की चैंपियनशिप है, सिर्फ फ़र्क पता है क्या है, उसको शोएब इन लोगों ने बहुत अच्छा करके बना दिया हुआ, फैंसी टाइप कर लें कि दुनिया के एथलीट्स वहाँ पर जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। इसको सिर्फ मैं कहता हूँ कि बनाने की ज़रूरत है। ये वन ऑफ दी दुनिया की तेज़ तरीन है, स्टीपेस्ट है, आसान नहीं है यहाँ पर। मुझे याद है कि आज भी जब नॉर्वे ऑस्लो के अंदर हम पढ़ रहे थे, उसका जो हाईएस्ट है, गैस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो था कोई 210 किलोमीटर पर आवर था जो स्की जाती है। इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, क्योंकि हमें सिर्फ इसको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे फेंक के देख लेंगे ना, वो हाँ करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है चेक करना पड़ेगा। सभी बताएगी मैं क्या स्पीड से नीचे गिरी थी वो। आप रे, मैं जा नहीं रही, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको हम जबरदस्ती भेजेंगे आप, क्योंकि देखिए नीचे जब गिरेंगी तो बचाव की आवाज जितनी ऊपर तक आएगी तब पता लगेगा कितनी गहराई थी। मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेस्ट प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा हमने स्पोर्ट्स का रिव्यू करने की कोशिश की है क्या क्या, लेकिन जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी अचीवमेंट्स हैं कि वो इतने से सेगमेंट्स में हम कवर बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग जिन खेलों की हमने बात की, जिनका नाम हम नहीं भी ले सके, हम खेल को सेलिब्रेट करें, इसका मतलब आपका नाम ऑटोमेटिकली उसके अंदर फॉल करता है। आप भी हमें व्हाट्सएप करें, ज़रूर बताएं कि आपके इलाके में कौन सा खेल आप लोग खेलते हैं जिसको पज़िराई मिली। एट द सेम टाइम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मैचेस हुए, जो भी खेलों के हवाले से प्रोग्रेस हुई, आप उस बारे में क्या सोचते हैं। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान की मईशत के लिए 2024 कैसा रहा? जब हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई पर काबू पाने की बात कर रहे होते हैं, जो नए नए स्टेप्स लिए जा रहे होते हैं, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होते हैं, उसकी जब हम बात करते हैं, इशारे अपनी जगह, लेकिन उन इशारों को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समटाइम्स। और ऐसे में जब इंटरेस्ट रेट की बात करें कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ड्रॉप हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे आता है, इसकी बात भी आज हम करेंगे। थोड़ी सी बात हम स्टॉक मार्केट की भी करेंगे कि स्टॉक मार्केट के लिए साल 2024 कैसा रहा, और इसके साथ साथ सबीन जो साल का आगाज, उसमें जो चैलेंजेस थे, कैसे हमने उन चैलेंजेस को समझा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम ओवरऑल मईशत की बात करें तो साल जब शुरू हुआ तो हम सब ने देखा कि किस तरह से पूरी आवाम भी परेशान थी। ओवरऑल हमने देखा कि मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है इस दौरान फिर हुकूमत को स्टेप इन एक तरह से बहुत एग्रेसिवली करना था, कुछ हार्ड स्टेप्स भी लेने थे, उन स्टेप्स को भी लिया गया, और उसके बाद किस तरह से मईशत एक स्टेबिलिटी की तरफ गई। तो ये जो पूरी जर्नी थी, ये किस तरह से हमने काबू पाया महंगाई के ऊपर, किस तरह से हमने स्टेबल किया अपनी इकॉनमी को। स्पेशली अगर हम डॉलर रेट की बात करें तो हम पहले कह रहे थे कि डॉलर की उड़ान आप हर हेडलाइन में देख रहे होते थे, हर चैनल की। सो उस पर्सपेक्टिव से किस तरह से डॉलर रेट को भी हमने स्टेबल किया हुआ है। इंटरेस्ट रेट की आज जो जिस तरह से आपने बात की, सो किस तरह से 2024 में मईशत के चैलेंजेस थे, हुकूमत ने किस तरह से उन पर काबू पाया है, इस हवाले से आज आबिद कयूम साहब ने ज्वाइन किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में साल 2024 कैसा रहा इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से? देखिए, जब आप इसको 22 या 23 के साथ कंपेयर करते हैं, स्पेशली 22 में हमें मालूम है कि उस वक्त तकरीबन डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। 23 में हमने देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी उसने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए। IMF का एक प्रोग्राम जो था वो हमने बिल्कुल स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ। और 24 के आगाज़ में इलेक्शन से पहले काफ़ी सारी तशवीश जो थी वो पाई जा रही थी कि पता नहीं इलेक्शन के बाद पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहेगी या नहीं रहेगी, आने वाली हुकूमत जो है वो किस तरीके से मईशत को लेके चलेगी।
लेकिन 24 को अगर मैं अब देखूं और कंपेयर करूं पिछले सालों से, पिछले 2 सालों से, तो मेरा ख्याल है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर यानी जो बड़े इशारिये थे उनमें नुमाया इम्प्रूवमेंट देखने में आई। फॉर एग्जांपल आज अगर हम स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं तो उनमें 3 गुना इजाफा हो चुका है, कुछ $12.25 बिलियन के रिजर्व्स हैं जो कि साल के शुरू में अगर हम देखें तो वो और ये हमारा टारगेट भी कुछ ऐसा ही था, ये नहीं कि ज़ाहिर है कि टारगेट भी कुछ ऐसा ही था। इसी तरह से इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि कीमतें कम हो गई, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि महंगाई जिस शरह से बढ़ रही है वो उसमें कमी आ गई कि 100 रुपये वाली चीज़ जो थी अगर वो 150 की थी पिछले साल तो उसमें सिर्फ 10 या 20 रुपये इजाफा हुआ। तो कीमतों में इजाफा ज़रूर हुआ लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिस रफ्तार से कि पिछले सालों में हुआ। तो इन्फ्लेशन में नुमाया कमी देखने में आई। इसी तरह से जब इन्फ्लेशन में कमी आती है तो फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आता है। और सबसे बढ़ के जिसका आपने भी अपने इब्तिदाइया में जिक्र किया वो डॉलर का रेट। ये डॉलर का रेट जो था ये हर एक को, ये तो काबू नहीं आता, हर एक को इम्पैक्ट कर रहा था। आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके इम्पोर्टर हैं, आपके एक्सपोर्टर हैं, हम सब लोगों को इसलिए इम्पैक्ट करता था कि वो जो डीजल की प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस है, गैस की प्राइस है, जब आपकी एनर्जी इंपोर्ट होके आती है तो आपका ताल्लुक़ किसी भी इनकम ब्रैकेट से है, डायरेक्टली डॉलर की जो उड़ान थी वो अफेक्ट कर रही थी। तो उस पर हमें मानना पड़ेगा कि पिछले 1.5-2 साल में हुकूमत ने और SIFC ने मिलके जो डॉलर की स्मगलिंग, डॉलर की होर्डिंग, मनी चेंजर्स की जो मैल प्रैक्टिसेस थी उसको जो उन्होंने कंट्रोल किया, तो उसके नतीजे में आप देखिए कि पिछले साल 1.5 साल से डॉलर जो है वो एक मुस्तहकम रेट पे खड़ा है। और ये जो सर्टेनिटी होती है यही बाद में फिर आपको बाकी जो मुआशी तरक्की है उसकी सिमत लेके चल रही होती है। इसमें एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा वो IMF के साथ जो प्रोग्राम किया गया और उसमें जो कुछ नॉन पॉपुलर डिसीजन हुकूमत को लेना पड़े। किसी भी सियासी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इस तरह के फैसले करे जो उसकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी को हिट कर रहे हो, लेकिन जब आप मईशत को बचाना चाह रहे होते हैं तो आपको लामहला तौर पे उस तरह के फैसले जो है वो करने पड़ते हैं। वो लोग जिनका म्यार ज़िंदगी जो है वो इस तरह का है कि उनको टैक्स नेट में होना चाहिए और वो टैक्स नेट में नहीं है, तो अब टैक्स डॉजर को टैक्स नेट में लाने की बात की जा रही है कि 20। And I think this was the most required thing in Pakistan. ये तकरीबन हर हुकूमत कोशिश कर रही होती है और फिर पॉलिटिकल विल ना होना या इसमें कुछ ऐसी बड़ी मछलियों पे हाथ डालना जो कि जाल से बहुत बड़ी होती हैं मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है जो कि वो तमाम तबकात जिनको जो कि इस वक्त टैक्स नेट में है उन पे एक मैक्सिमम बोझ आ चुका है, क्योंकि यही बात की भी जा रही होती है कि ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और कितना बोझ हम बर्दाश्त करेंगे, आप उनसे क्यों नहीं ले रहे, टैक्स नहीं दे रहे लेके आए जो कि नहीं तो अब आप देखेंगे कि जो IMF का जो नेक्स्ट रिव्यू है जो कि फरवरी-मार्च में ड्यू है, तो उससे पहले मैं तवक्को कर रहा हूँ कि नए साल के आगाज़ में कुछ ये टैक्स डॉजर्स जो हैं उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही होगी, क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि हमारे अपने लिए बहुत ज़रूरी है बल्कि ये IMF की एक कमिटमेंट भी है जो हमने उनके साथ कर रखी है कि हम किस तरीके से टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, टैक्स डॉजर को उसमें लेके आएंगे, इनफॉर्मल अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को कैसे हम आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। जो इनकम है एग्रीकल्चर पे तो इसका मतलब एग्रीकल्चर टैक्स नहीं, इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं कि काश्तकार या एक आम ज़िम्मेदार जो है उस पर टैक्स लग जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी ज़राअत से इनकम एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो फिर लगेगा, जो कि बहुत कम परसेंटेज है। हमारे 80% जो इस वक्त लैंड होल्डर्स हैं उनकी जो टोटल लैंड होल्डिंग है वो तो इस वक्त उस लेवल से ऑलरेडी नीचे है। तो जिनकी साल में इतनी आमदनी होगी कि वो टैक्स में जाएं तो उन पर टैक्स लगेगा। और इसको हम आम काश्तकार का मसला बना के पिछले 75 सालों से इसको अवॉइड करते चले आ रहे हैं। हालांकि आम काश्तकार का मसला नहीं है, ये उसका मसला नहीं है। और इसलिए मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये जब टैक्स ऑन एग्रीकल्चर की बात होती है तो उसका मतलब कहते ये नहीं कि 2 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला ये वाला जो काश्तकार है ये टैक्स में आएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो जिनकी लैंड होल्डिंग एक खास हद से ऊपर है और उसकी इनकम कैपेबल है देने के, कैपेबल है, उन्हीं को ही लाया जाएगा उसके अंदर, किसी पर बोझ नहीं डाला जाएगा। इट्स इनकम टैक्स ना, जैसे हमारे जिस तरह होती है। हाँ, तो स्लैब हैं तो जो जिनका उस स्लैब से ऊपर होगा उसको टैक्स नेट में लाना होगा। इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन की जो है अब PIA के यूरोप में रूट्स बहाल होने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन कतई
काफ़ी आसान हो जाएगी। चूँकि इससे पहले जो एक मेजर चैलेंज था जो पिछली प्राइवेटाइजेशन अटैम्प्ट में, वो ये था कि यूरोप में इसके रूट्स जो थे PIA फ्लाई नहीं कर सकती, तो जाहिर है कोई भी इन्वेस्टर वो उस तरह की इंटरनेशनल एयरलाइन पे इन्वेस्ट नहीं करेगा जिस पे पास बिजनेस ही जिसमें कोई पाबंदी हो। हाँ, पाबंदियाँ हों। तो ये मेरा ख्याल है कि 2025 में जो मेजर इस वक्त तक 24 की अचीवमेंट थी उस पर अब कैपिटलाइज करना होगा। और जो सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के साथ रहेगा और जिसको उस पर काबू पाना होगा वो ये है कि ये सारे मुआशी तरक्की जो है जॉब क्रिएशन में कैसे कन्वर्ट होती है। तो एक तो हो गया कि आपने वो एमरजेंसी फेज़ में थे, एक कोमा में थी मईशत, उसको संभाल लिया। अब ये है कि अब इससे फ़ायदा जो है मुझे आपको बाज़ार में बैठे जो लोग सब किस तरह देखते हैं आप 2025 के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, 24 में हमने स्टेबिलिटी की तरफ हम एक तरह से गए हैं, हमने देखा जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि चीज़ों को एक हद तक हमने स्टेबल कर लिया, उस स्टेज से इमरजेंसी उस स्टेज से हम निकल चुके हैं। किस तरह आप 2025 को इस वक्त देखते हैं, क्या चैलेंजेस अभी 25 में आपके 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि इस सारे सूरत हाल पे असरअंदाज होंगे। पहला जो फैक्टर है वो है हमारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेशंस कैसे होंगे। IMF का जो रिव्यू होगा वो IMF बोर्ड में जाता है। IMF बोर्ड में अमेरिका किस तरीके से उस बोर्ड में आपके हक में या आपके ख़िलाफ़ या न्यूट्रल होता है, ये बहुत इम्पैक्ट करेगा आपके IMF के प्रोग्राम को। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो है क्लाइमेट चेंज। हमने देखा 2022 में एक फ्लड ने पाकिस्तान की साल हर साल की तरक्की को अपने साथ वो रेले में बहा के ले गया। तो हमें ये देखना होगा कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए कितने तैयार हैं 2022 में, और ये जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं उनके लिए हमारी तैयारी क्या है। खुदा न खास्ता उस तरह की सिचुएशन तो नहीं आती, या उसको कैसे मिनिमाइज करना है उसके लिए हम क्या स्टेप्स उसके लिए ले रहे हैं? अभी से हम कैसे तैयार हो रहे हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चाइना के साथ हमारी पार्टनरशिप है। इस वक्त एक आइडियल टाइम है जो यूरोप और कनाडा और अमेरिका में चाइनीज़ ग्रीन टेक्नोलॉजी पे जो पाबंदियाँ लगी, तो चाइना इस वक्त नई मार्केट्स ढूंढ रहा है। पाकिस्तान के जो चाइना के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं, हिस्टोरिक रिलेशन है, उसके बाद कोई वजह नहीं कि यहाँ पे सोलर पैनल्स, EV गाड़ियाँ, जो नई टेक्नोलॉजी है उसका फ़रोग ना पाए, चूँकि चाइना को अब नई मार्केट चाहिए और पाकिस्तान एक नई मार्केट है उसके साथ बिल्कुल नेक्स्ट डोर है जिसके हिस्टोरिक रिलेशन भी हैं। तो हम कितने तैयार हैं। ऑलरेडी हमारा ट्रेड वॉल्यूम भी बहुत बेहतर है और इम्प्रूव होना तो भी हम इतना देख रहे हैं कि मुश्किल हम उस नहीं है। ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कितने वो प्रिपेयर्ड हैं। अगर हम उस ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि हम अपनी जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसको कम कर रहे होंगे। अगर हमारी बिजली की कीमतें कम हो जाती हैं, अगर हमारी ट्रांसपोर्ट की कीमतें कम हो जाती हैं, तो जाहिर है कि आपका जो डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाएगा। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कितने तैयार हैं अपनी नौजवान नस्ल को, ह्यूमन कैपिटल में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी यंगस्टर हैं ये हमारा फ्यूचर नहीं, ये हमारा आज है। फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, लेकिन यंगस्टर हैं जिन्होंने कि आज की भागदौड़ संभालनी है। तो उनको हम कितना प्रिपेयर्ड कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक प्रोडक्टिव फोर्स बनने के लिए। तो जो हमारी पॉपुलेशन डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो हमारे लिए डिविडेंड भी बन सकता है और खुदा न खास्ता अगर उनके लिए जॉब्स ना हो, उनके लिए एक प्रोडक्टिव एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना हो तो लाइबिलिटी बन सकता है। तो नए साल में ये 3-4 चीज़ें जो हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जो चैलेंज भी हैं, और ये हमारी मुईशत को किस सिमत में जाना है उसको डिफाइन कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमें चैलेंज पता होगा तो हम ज़रा आगे बेहतर स्टेप्स ले सकते हैं। एंड आई एम श्योर के जो चैलेंजेस हम सबके सामने हैं उसी डायरेक्शन में हम लोग काम भी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं इंटरेस्ट रेट की भी करना चाहूँगा। इंटरेस्ट रेट जो कि अब तकरीबन 13% पे आ चुका है ड्रॉप होके, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब अगले 6-1 महीने में वो सिंगल डिजिट पे चला जाएगा। अभी जितना ड्रॉप हुआ इसके क्या इम्पैक्ट आया 2024 के एंड पे, और जो आगे हम एक्सपेक्ट करें सिंगल डिजिट उसकी वजह से फिर क्या क्या इम्पैक्ट्स क्रिएट होंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने का वो तो हुकूमत को होता है। हुकूमत सबसे बड़ी बोरोवर है इस वक्त, सही, कमर्शियल बैंक्स की। तो जो हमने अपने सूद की अदायगियाँ जो हमारे सबके टैक्सेस से जाती हैं, हुकूमत के पास से क्वेश्चन आ जाता है कि वो उतना सूद जो वहाँ से जो उसको सेविंग होगी उसको वो सोशल सेक्टर पे लगा सके, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है। दूसरा जो इसका बड़ा एडवांटेज आएगा वो ऑब्वियसली आपके जो कारोबार हैं, आप देखें कि पिछले 2-3 सालों से जब इंटरेस्ट रेट टॉप पे चला गया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि नई लिक्विडिटी आना बंद होगी। उसका इम्पैक्ट ये हुआ
कि लोगों ने गाड़ियाँ लीज करना बंद कर दी। यस, रियल स्टेट बैठ गया। रियल स्टेट जो थी उसकी खैर और भी वजूहत है, लेकिन एक वजह ये भी है। एक वजह ये भी उसमें आई। तो वो जो हम जॉब जनरेशन की बात कर रहे थे पिछले सवाल में, कि इस सारी इकॉनमी के ये बेहतर सिमत में जाने का जब एक आम शहरी को तभी पता चलता है जब जॉब क्रिएशन होती है। तो जॉब क्रिएशन में ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत मैटर करता है कि अगर ये नीचे होगा तो जाहिर है कि कारोबार होगा तो उसमें लाइवलीहुड्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, और रोज़गार के मौके मिलेंगे तो हम सबको तरक्की होती हुई फील हो रही मईशत है। आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट। आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हम मईशत को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी के चैलेंजेस थे साल की अगर बात की जाए, लेकिन उसको किस तरह से केटर किया गया, उस एमरजेंसी स्टेट से हम निकले और अब स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी, ताकि हम अपने मुल्क का सोच सके, हम अपनी आज की जनरेशन का सोच और सकें। जिसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा, बहुत नॉट जस्ट important गवर्नमेंट, है। सारे पब्लिक पार्टनरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट सेटअप, प्राइवेट सेक्टर का बड़ा इसमें अहम रोल होता है। एज एन इंडिविजुअल हम सबका बड़ा अहम रोल होता है। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं 2024 की कि किन किन सितारों के लिए वो बड़ा अच्छा साबित हुआ शादी के पर्सपेक्टिव, जो हम पर्सनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे कि पर्सनल लेवल पे उनके लिए कितना अच्छा साबित हुआ। जिनकी शादी की तस्वीरें या अनाउंसमेंट जब भी आई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी किया और एकदम इंटरनेट पे धूम भी मच गई थी। किसी की तो शादी की सिर्फ एक पोस्ट आई और किसी की शादी पूरा एक महीना छाई रही। हाय 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 ये हाय। दो अलग पर्सपेक्टिव हमारे सामने इस साल रहे हैं। अच्छा, लोगों ने दोनों को अलग तरीके से, हर बंदे ने उसको अच्छा, लिया। इसमें आप सभी ने देखे, जिसने नहीं बताया, जिसने बिल्कुल एक क्लोज्ड सेरेमनी रखी, बस फैमिली गैदरिंग रखी, एक निकाह किया एंड वलीमा, बिल्कुल सादगी से इस मामले को रखा, बहुत क्लोज गैदरिंग के साथ। लोगों ने कहा सानू दसिया ही नहीं। अच्छा, जिसने बहुत ज्यादा किया, जिसने बहुत शो ऑफ किया, वहां पर डॉलर्स की बरसात भी हुई, वहां पर शेयर के तोहफे भी दिए गए, क्लाशनकोफ भी दी गई एंड व्हाट नॉट। वहां पे क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इतना शो ऑफ, व्हाई इज दैट सो। सो दोनों हाल में क्रिटिसिज्म तो हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये साल किस एक्टर के लिए क्या रहा, कितनी शादियां हुई, एट द सेम टाइम उन तमाम लोगों को भी आज हम याद करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका काम इंडस्ट्री के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी बहुत मायने भी रखता है। एट द सेम टाइम हम ये भी ज़रा देखने की कोशिश करेंगे कि मीडिया स्टडीज़ का रुझान पाकिस्तान में कैसा रहा 2024 में, कि किस तरह से हमारे यंगस्टर्स अब परस्यू कर रहे हैं डिग्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, और उनके लिए आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि उनका इंतज़ार कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मरियम, आपका अपना 2024 कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह शोएब एंड ज़बीन, इट वाज वंडरफुल। आई थिंक जितने हर साल हम जितने नए वेंचर्स, जितनी नई बिगिनिंग्स कर सके, ऑल द बेटर, यू नो। तो इट वाज रियली गुड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 2025 नाउ इंशाल्लाह। ग्रेट। अच्छा, अब जो मैंने आगाज में बात की कि दो तरह की शादियां में नजर आई ना, एक जो शादियां ही एक जो शादी जो कि लगे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और एक शादी की अचानक से पता चलता है कि शादी हो गई। आई थिंक पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ ना कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, वेडिंग सीजन इज़ परमानेंट, तो इट वोंट बी रॉन्ग, है ना। होती ही रहती है। और हमारे यहाँ तो काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, मतलब वो एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ ही होता है। मतलब वो कहते हैं, किसी ने बड़ी गहरी बात की है कि पूरी दुनिया में लोग शादियों पे खुशियाँ मनाते हैं, हम
चाचियाँ फुफियाँ मामियाँ मनाते हैं। That's true, ये होता भी है sometimes. तो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, देखो क्रिटिसिज्म भी हुआ, अप्रिशिएट भी किया लोगों ने, आई थिंक ओवरऑल लोग खुश काफ़ी हुए देख के। अभी रिसेंटली जो शहरियार मुनव्वर और आई थिंक माहीन सिद्दीकी की जो चल रहे हैं इवेंट्स, आपने देखा होगा कितने ज़्यादा उसमें अभी भी आई थिंक इट्स नॉट कंप्लीटेड येट। नहीं खत्म हो गया, चल रहा है, शादी हो गई है, हाँ शादी तो हो गई, रुखसती हो गई है, लेकिन कुछ ना कुछ आई थिंक पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड। मे बी कोई पोस्ट वेडिंग इवेंट रख लें, सभी नेवर नो। Post-wedding. लेकिन इसमें भी एक बात है कि इन दोनों की शादी से मुताल्लिक होता ना कि बहुत पहले से हाइप क्रिएट हो जाती है, इनकी नहीं क्रिएट हुई। नहीं था काफी इतना नहीं था सबीन। अरे बहुत ज्यादा था। लेकिन इनफैक्ट जब से इवेंट्स शुरू हुए तब से तो काफी ज़्यादा। ज्यादा आई थिंक वो तब से बहुत ज्यादा हुआ, बट ढोलकियाँ एवरीबॉडी न्यू के हाँ हाँ, दे आर बिल्कुल। एंगेज और दे आर गेटिंग मैरिड इन मुझे तो अब दिसंबर। यकीन है 2 महीने पहले पता भी नहीं था। नहीं था। लेकिन मैं बहुत आउटडेटेड हूँ सबीन। आई थिंक कुछ सेलिब्रिटीज ने उनकी ढोलकीज भी होस्ट की, वो भी काफी अच्छा ये रहा। किसी ढोलकी में गई होगी सबीन, बता नहीं रही। मैं नहीं गई बिल्कुल, मैं इनवाइटेड भी नहीं थी, उन्हें पता भी नहीं मैं एग्जिस्ट करती हूँ, लेकिन हमें जरूर पता है वो हमारे स्टार्स हैं, तो दे एग्जिस्ट और लोगों ने अच्छा इस जोड़ी को बहुत ज्यादा हाँ पसंद पसंद किया, नो डाउट। बहुत, एंड आई थिंक फैशन ट्रेंड से लेके तो इवेंट डेकोर एवरीथिंग, दिस इज गोइंग टू Yes. सेट Was द टोन फॉर perfect. द न्यू ईयर, है ना? No doubt. वो भी था। बट आई थिंक द ईयर बिगैन विद किसका, शोएब मलिक एंड सना जावेद। उसके बाद उमैर जसवाल ने तो आई थिंक इस शो पे ही आप लोगों को बताया था। शादी की डिटेल्स यहाँ पे जी, शेयर की, बिल्कुल, पोस्ट वो कर बिल्कुल, चुके हैं हाँ, इंस्टाग्राम पे, हाँ। बट इन डिटेल उन्होंने बात हमारे शो में की। दैट वाज आवर फर्स्ट शो जो कि फिर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जब हमने आगाज में बात भी की। तो वो देखें ना, वेडिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग एवरीवेयर, तो वो भी है। उसके अलावा आई थिंक हिना रिजवी हैं, Yes. अर्शिया रजी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वेडिंग्स में होता रहा इस साल आई थिंक। तो सितारे जो हैं वो चमक रहे हैं और एक हाँ, साथ भी चमक रहे हैं, एक ये साथ बड़ी भी अच्छी चमक बात रहे है, हैं आगे बढ़ रहे हैं अपनी और आई थिंक जिंदगी इतनी में। सारी आवाम को भी उन्होंने कॉन्स्टेंटली एंटरटेन रखा हुआ है। और फिर जो सोशल मीडिया स्टार्स की शादी की अगर हम बात करें, एक तो रजब भट्ट की शादी जो कि हमने देखा कि चलती रही। अच्छा, उसमें भी डिफरेंट ओपिनियंस थे लोगों के, लोगों ने बट डिफरेंटली हर बंदे ने उसको परसीव किया, जो कि हर किसी का राइट अपना है। right है, अपना it's राइट है भाई। आप किसी को धूम धड़के वाली शादी पसंद है, जिसको पसंद है उसने बड़ा अप्रिशिएट किया, जिसको नहीं पसंद उसने कहा अच्छा ये इतना पैसा जो है वो नहीं उड़ाना चाहते। बट अगेन हर एक ने अपना पैसा खुद कमाया हुआ है, उसकी मर्जी, वो अपनी शादी पे जितना मर्जी I उसको disagree, करे। I एट द सेम disagree. टाइम नहीं, आई यू नो लेट मी बैलेंस ना प्लीज डू दैट। कि उसमें जो एक पर्सपेक्टिव जिसको ऑब्वियसली मैं भी सपोर्ट करती हूँ, और वो ये पर्सपेक्टिव है कि आप जब इस तरह की शादियां करते हैं तो आप एक ट्रेंड सेट करते हैं। Yes. और वो जब आप ट्रेंड सेट कर देते हैं तो वो उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाती है, जो तमाम लोग एक बहुत छोटी शादी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। सो ये आपके शौक के उसमें मुझे लगता है कि कहीं कहीं जहाँ पर आपने उसको ट्रेंड नहीं बनाना, लोगों ने बड़ा आइडियलाइज भी किया कि इतने पैसे उड़ा रहे जी। अच्छा, अब वो जो कि अपनी बीवी से वो कितना प्यार करता है, इस चीज़ के ऊपर भी, अच्छा सिर्फ ये इस शादी के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करी, जनरली मैं एक डिस्कशन ज़रूर करना चाहूँगी इसके ऊपर शुएब, कि किस तरह से लोगों ने अब वो प्यार को उसके लिहाज से आइडियलाइज Yes. करना शुरू कर दिया अब है। ये मतलब इस अगर तरह कोई नजर शख्स उतारी पैसे जाती नहीं है। उड़ा सकता तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। I would like Please. to add something Please, here. It's not just restricted to weddings. जो हम किसी से आम मिलना मिलाना होता है ना, अपने relatives हैं, family friends हैं, वो कितना अरसा डिले होता जाता है because you have to take something. गिफ्ट्स लेके जाने, इतने अरसे बाद मिल रहे हैं। आई थिंक इन सब चीज़ों को छोड़ना, ये अच्छे वाले कस्टम्स और रस्म रिवाज लेके चलना चाहिए। ये वाले छोड़, मिलने पे ज़्यादा जोर रखें। हाँ, एग्जैक्टली। आप मुलाकात करें, जो आपकी हैसियत है उसके साथ आप करना चाहते हैं करें, नहीं भी आपको लेके चीज जाता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप जो वक्त दे रहे हैं उससे ज्यादा प्रीशियस क्या हो सकता है, आप जो दुआ दे रहे हैं उससे ज्यादा प्रीशियस क्या हो सकता है। और जो सबीन से पहले बात करती, जस्ट एक जुमले में हम ये जरूर ऐड करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पर आयद होती है। हमें अपने आसपास के हालात देखने होते हैं, ये हमारे ऊपर बिल्कुल इसका सवाल होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं किसी एक शादी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, जिस तरह आपने भी कहा कि किसी भी और इवेंट पे हम ये देखते हैं जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, और उस इम्पैक्ट अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है तो ये ज़ाहिर है गलत चीज़ है हमारी सोसाइटी के एतबार से। तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल। आप जो कर रहे हैं, जो आपका एक्ट है, वो समटाइम्स आपका ज़ाती एक्ट नहीं होता, वो किसी और को इम्पैक्ट कर सकता है। सेम हम दुआ भी करते हैं तमाम नए शादीशुदा जोड़ों के लिए भी, आप खुश रहें, अल्लाह हमेशा खुश रखे हाँ, सबको अल्लाह जी, आपको खुश खुश रखे। रखे। लेकिन आई और थिंक बहुत सारे मिलने लोगों ने- मिलाने पे, खुशियां बांटने पे जोर रखें, राधा हाँ, बिल्कुल, स्पेंड बिल्कुल। करने पे। और इसमें जो सादा शादियां कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, सादगी से कर रहे हैं। अच्छा, सबीन सहर जावेद चावला भी रिसेंटली उन्होंने एकदम एक पोस्ट लगाया ना कि शी गॉट मैरिड। अच्छा, बड़ा लोग उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल सादा से कपड़ों में मैं गई थी, हमने मस्जिद में निकाह किया एंड दैट्स इट, दे गॉट मैरिड। सो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम बहुत चैनल्स पे हम प्रोग्राम भी मेहनत किए हैं उनके साथ, तो इसलिए मुझे पर्सनली ये एक्ट बहुत अच्छा लगा कि आप बिल्कुल उससे थोड़ा सा पर्सनलाइज रख रहे होते हैं।
मौजूदा हालात के तनाजुर में मैं ये बात करूँ कि जब किसी पे आपको लगता है कि उसका अगर इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ये बोझ फील होगा उसको, अच्छा मैं भी ऐसे करूँ, तो फिर ये गलत बात होती है। अच्छा आगे बढ़ें तो अभी थोड़ी सी बात हम उनकी भी कर लेते हैं मरियम साहिबा के, जब हम शोबिस सितारों की बात करें, इस इंडस्ट्री की बात करें, कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने इतना काम किया, इतना कंट्रीब्यूट किया, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी, उनका काम आज भी बोलता है और इस साल हमसे बिछड़ भी गए। तो बिछड़ने वालों को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो बिछड़ गए उनका काम आज भी याद है। बिल्कुल खालिद भट्ट साहब हैं, बहुत बड़ा नाम, पीटीवी से ही आगाज़ किया, राशिद डार साहब, अंधेरा उजाला। आई थिंक हम बचपन से ये जो सारे ड्रामाज है इस तरह के पीटीवी के, कितना हम लोग देखते हुए बड़े हुए हैं। मुझे तो याद है कुछ और नहीं तो एक वो न्यूज़ का बचपन में हमेशा हम सब के आई थिंक फादर्स जो हैं वो देखते थे, और वो तस्कीन ज़फ़र साहिबा जो हैं, बिल्कुल उनका भी एक बड़ा आई थिंक आइकॉनिक किस्म का पीटीवी के साथ उनका था। उनको भी हमने इस साल जो है, शी इज़ नॉट देयर। बैप्सी सिडवा नॉवेलिस्ट, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने वर्ल्ड ओवर जितना पाकिस्तान के नाम में कंट्रीब्यूट किया। हम कितनी सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं और सारा ये तो शी पास्ट अवे माशाल्लाह अपनी पूरी लाइफ गुजार के अच्छे से, और इतने नॉवेल्स उनके, आइस कैंडी मैन है, वाटर है, कितने सब कुछ पे फिल्म्स बेस हुई। एंड यू नो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपनी उनकी पर्सनल जो कंट्रीब्यूशन थी वो अपनी जगह, बट पाकिस्तान का नाम साथ साथ उनके हमेशा गया वर्ल्ड ओवर। तो वो काफ़ी बड़ा लॉस था इस साल वो भी। फिर उसके अलावा हमारे पास जो है देखें म्यूज़िशियन जो ताफू साहब हैं, वो बिल्कुल मैडम नूरजहां का आई थिंक मैंने भी अगर बचपन से वो गाना सुना हुआ ना, वो जो सुनवे बलोरिया ख्वालिया, वो मतलब उनकी कॉम्पोजिशन थी। फिर उसके अलावा अब्दुल्ला चली साहब हैं, कितने उन्होंने मतलब गाने लिखे हैं बड़े बड़े सब हमारे म्यूज़िशियंस के लिए। इस तरह कितने सारे लोग हमने इस साल जो है इन्हें खो दिया। बिल्कुल, लेकिन ज़ाहिरा उनका काम जो है वो अभी वो तक आज तक है और वो रहता है। उनके काम को हम सेलिब्रेट करते हैं, वो हम करते हैं। मैं नाहिद अंसारी साहब हैं, आप शेफ़, इतना ज़्यादा उन्होंने कुकरी वगैरह के उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आई थिंक कंट्रीब्यूशन है। और हमारी जो टीवी के साथ एक फैमिली की पीटीवी के साथ स्पेशली आई थिंक बचपन से जिस तरह देखा है, बड़े बच्चे सब देखते आए हैं, तो काफ़ी उसमें इनका भी वो था कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑब्वियसली रहा भी है। अच्छा ऐसे में मरियम आप ज़रा क्योंकि हम सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली अब बहुत सारे नामों में मुझे पर्सनली अच्छा भी नहीं लगता कि देखिए शादी और उसको डिस्कस करना ऑनेस्टली, और कोशिश हमारी ये होती है, हमारे शो का ऐसा फॉर्मेट भी नहीं होता, ओवरऑल भी हम पूरी कोशिश करते हैं जो है खुश रहे अपनी ज़िंदगियों में, बस जो करना करें। और ज़रा प्रोग्रेस की मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, अब हमने देखा कि नए लोग भी काफ़ी आना शुरू हो गए हैं, एंड देन अब इसको काफ़ी टाइम से हम अगर देखें तो मीडिया स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे अब इसको ऑप्ट करने लगे हैं। अभी अब हम जैसे बात कर रहे थे जो लोग बिछड़ गए, उनमें एक तलत हुसैन साहब, आपने मीडिया स्टडीज़ की बात की, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल, बहुत कम थे जो उनके ज़माने में जो पढ़ के बाकायदा आए थे, और उसके बाद ही वॉज इन दिस इंडस्ट्री। अब तो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड इस तरफ। आई थिंक बच्चे, आपने मैस कॉम का कहा है, उसके अलावा प्योरली मीडिया स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेड लेवल पे नहीं है, उससे पहले से शुरू हो रहा है। मतलब ए लेवल के सब्जेक्ट ऑप्शंस में आपका मीडिया इतना इट्स ऑन द राइज दीज डेज, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स बच्चे ले रहे हैं साथ ही ले रहे हैं, बिकॉज देखिए ना, मीडिया इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू टेलीविजन मीडिया या रेडियो या सोशल मीडिया, सारे कंबाइंड। तो कितना उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मीडिया हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, एंड सो मैनी किड्स आई नो दीज डेज जो अपने अंडरग्रेड करते ही not just that they're studying but they're also making projects। और काफ़ी आपको देखेंगे आजकल आई थिंक अच्छा है, प्लेटफॉर्म्स भी उनको काफ़ी अवेलेबल है ऑनलाइन भी, और अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से भी अब क्योंकि अब सोशल मीडिया के आते ही ये लोगों का एक ख़त्म हो गया है कंप्लेन करना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। If you have talent, you have the phone and internet, use it. Absolutely, you use it, and if your content, if your creation, whatever you've made, if it is good, तो वो आपका definitely then you know people want to see more of your work। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मैडम, थैंक यू सो मच फॉर द डे, आपने साथ दिया हमारा इस सेगमेंट के लिए, और हम ना सिर्फ अपने मीडिया इंडस्ट्री का जो ये साल है उस पर थोड़ी सी बात कर रहे थे, पर ओवरऑल अगर हम मीडिया इंडस्ट्री की बात करें कि आगे आने वाले सालों में जिस तरीके से हम नए आने वालों को देख रहे हैं, उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर भी हमने जिक्र किया। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। साल 2024 का आखिरी दिन, आज हमारा लास्ट शो है ये इस साल का, और ज़ाहिर है इस पर हमने आज इससे पहले भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। तो मैंने और सबीन बल्कि हमारी पूरी टीम ने ये सोचा कि हम थोड़ा सा इस साल को सेलिब्रेट भी करते हैं। जब बात सेलिब्रेशन की हो तो ज़रा म्यूज़िक के बगैर वो अधूरी सी होती है, और जब बात म्यूज़िक की हो तो पाकिस्तान की हो तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो जब हम म्यूज़िक की दुनिया की बात करते हैं। लेकिन अगर हम अपने कहें ना कि हमारे वन ऑफ द फेवरेट, उसमें जब हम एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो कि है वायलिन, बिल्कुल। मैं और सबीन ने बड़ा एंजॉय भी किया है जब हमने वायलिन सुना भी है। और ऐसे में अगर वायलिन की बात करें तो उस्ताद रईस साहब का नाम तो सर सबसे पहले आता है, प्राइड ऑफ और परफॉर्मेंस उस्ताद रईस साहब। एग्जैक्टली और किस तरह से हमने बड़े बड़े इवेंट्स में, चाहे वो स्टेट इवेंट्स हो, Yes. चाहे वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो, किसी भी लेवल के ऊपर उस्ताद रईस हमेशा वहाँ पर सबसे आगे में नजर आते हैं। और हमेशा कुछ जो लोग जिनको बस वो म्यूजिक का कहते हैं ना, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, true. सो वो लोग जो समझ ना पा रहे हों, जो इससे पहले उन्होंने ऐसा म्यूजिक ना सुना हुआ हो, कनेक्ट कर जाते हैं फौरन। लेकिन आज हम जरा उनसे ये जानने की कोशिश की कि 2024 उनके लिए कैसा रहा। ये तो पहला सवाल हमारा पहला mandatory सवाल है आज from all हम our मैंडेटरी guests. रख रहे हैं। एट द सेम टाइम 2025 में उन्होंने क्या सोचा हुआ है, और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है जब उस्ताद रईस हमारे साथ मौजूद हैं तो बहुत सारी उनसे आज हम धुनें सुनेंगे। एब्सोल्युटली। तो उस्ताद रईस जब हम बात करें 2007 में इनको माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, और 2016 में सितारे इम्तियाज़ से माशाल्लाह नवाजा गया, और फिर 23 मार्च 2023 को हिलाले इम्तियाज़ से नवाजा गया माशाल्लाह। और ये सबसे बड़ा सिविल एजाज़ है। उस्ताद रईस इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह इतने एजाज़ हैं, कोई टारगेट तो नहीं सेट किया हुआ था आपने आपके अगले साल के लिए, कुछ और सोच लिया है 25 में क्या करना है? ये सवाल है मेरा, लेकिन पहले बताएं 24 कैसा गुजरा है? यकीन माने 24 जो है बहुत ही अच्छा गुजरा है, बड़ा खुशगवार। अल्लाह ताला जो है वो सबको अपनी अमान में रखे और सबके लिए अच्छा अगला वक्त गुजरे। लेकिन 24 बहुत ज़बरदस्त, बहुत फर्स्ट क्लास काम। दैट्स ग्रेट, फर्स्ट क्लास गुजरा है माशाल्लाह माशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, धुन से आगाज ना करें? एग्जैक्टली मैं यही चाह रही थी कि जरा धुन से आगाज करते हैं, जो सबसे पहले आप सुनाना चाहें। तो फिर क्योंकि कल नया साल शुरू होगा, तो एक पैगाम मेरा नहीं है, जिसने लिखा है, लेकिन बातें बड़ी खूबसूरत है इसमें। वो मैं चाहता हूँ कि पैगाम दूँ कुछ लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पे। उसके बोल है, ऐ जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, और मंजिल के लिए दो गाम चलो और सामने मंजिल आ जाए। तो ये मैं इससे आगाज करते हैं। वंडरफुल जी। आप देखिएगा कि कैसे सुर बिखेरेंगे उस्ताद रईस साहब इस सेट पे। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात अमेजिंग। है। और बड़ा अच्छा आगाज उन्होंने किया एक पैगाम के साथ, और उसको उस धुन की सूरत में आपके सामने रखा है उन्होंने। और मैं ये पूछना भी चाह रहा था आपसे, कोई नई धुन जब आपने वायलिन पे सेट करनी होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, सेट ही कहूँगा मैं इसको जी, तो इसके लिए कितना वक्त आपको लग जाता है? और उस्ताद तो हैं आप, पर फिर भी वक्त तो लगता होगा जी ना? जी बिल्कुल लगता है। देखें, जो नई धुन सेट करनी होती है ना, वो लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया आपने। अब इसको मैं आसानी से जी समझाता जी हूँ। प्लीज़। जब कोई नई ट्यून, कोई नई कंपोजिशन
नई धुन यानी नई धुन। नई भी कोई भी नया कोई भी म्यूजिक नया तरतीब दिया हो, कंपोज सही। किया हो, वो उससे पहले तो मुझे नहीं याद, क्योंकि मैंने सुना नहीं, सही। वो बनाई नहीं। एक नई धुन बनी और वो मंजर पे आई, तो फिर वो मेरे कानों तक पहुंची। सही। तो जब वो मेरे कानों में पहुंच गई, उसके सुर और लय मेरे दिल दिमाग में आ गए, तो फिर वो तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो ओके। आसानी से सिर्फ यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे, वो इतना आपका बॉडी और वायलिन का कनेक्शन जी है। जी जबरदस्त। बिल्कुल। और रियाजत रियाजत जो- of सुर course। और लय की समझ जो जब किसी को होती है, सुर और लय जो है, बीट जो होती है, उसकी समझ जब आपको आ जाती है, तो जैसे ही आपके दिमाग में ट्यून गई और फिर वो इधर ट्रांसफर उंगलियों पे आसानी से आ जाती है। जी, हाँ। ऑब्वियसली ये वो काम वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को समझते हैं, वो बस काम आता है और जी, बिल्कुल, हो जाता है। बिल्कुल। रियाजत अभी भी कितनी करते हैं? देखें, हमने तो उस्तादों से ये सुना हुआ है, जी मेरे उस्ताद थे, अल्लाह बख्शे, मेरे वालिद साहब उस्ताद थे, उस्ताद फ़तेह अली खान सितार नवाज। बिल्कुल। तो उनसे भी और साथ जितने गुजरे हैं, उनसे हमने ये सुना हुआ है कि सारी ज़िंदगी रियाजत, चाहे आप सुपरस्टार टॉप पे चले जाएं, रियाजत एक अलग चीज़ है। वो क्या है कि आप अकेले में बैठ के अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, सही। प्रैक्टिस कर रहे हैं। म्यूज़िक की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें तान है, गमक है, ये उसके नाम है मौसीकी के, जिसमें रियाजत करनी पड़ती है। सारे गामा पाधा नी सा सानी धमा मागा रहता अपनी जगह, राग ताल स्केल, और फिर उसमें तान गमक जमजमा, ये सारे इसके सिन्फ हैं। ये सारों की रियाजत करनी पड़ती है ताकि हाथ चलता रहे। और ये भी हमने सुना है कि जिस वक्त आप 2-3 दिन रियाजत ना करें तो आप 15 दिन पीछे चले जाते हैं। अच्छा। ये बातें समझ में नहीं आती थी, जिस वक्त थोड़ा सा वक्त गुजरा, ज़िंदगी गुजरी करते करते तो समझ में आई कि वाकई ये चीज़ें होती। तो रियाजत करनी चाहिए। चाहे मैंने अपने वालिद साहब को देखा, वो बड़ी उम्र हो गई थी उनकी, वो तब भी सितार लेके घर में बैठते थे। आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपको बताता हूँ, रियाजत नहीं करता मैं, मुझे रियाजत करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैंने एक अपना ही एक नया ही एक चीज़ बना ली है कि मैं रोज़ कहीं ना कहीं परफॉर्म करता तो हूँ। रियाजत ही वो हो गई। रियाजत ही हो गई। यही बात हो गई। परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस हो गई, रियाजत की रियाजत हो गई। या हम अगर अपने पे से रेप्लिकेट करें, हम रोज चूंकि शो करते हैं, हमारी रियाजत हो जाती है, काम भी हो जाता है। डिस्कनेक्ट नहीं आप होते ना, नहीं डेली होते। बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, बड़ा 2-3 घंटे, इंपॉर्टेंट डेढ़ होता है। घंटा डेली किसी रिकॉर्डिंग की सूरत में, किसी किसी स्टेज की सूरत में, यहाँ पे भी बैठा हूँ, शाम को मैंने कहीं परफॉर्म करना, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें आप बजा रहे होते हैं। फोक ट्यून्स हैं, फरमाइशी प्रोग्राम है, अपनी है, क्लासिकल है। नहीं तो जब फरमाइश की यहाँ पे फरमाइशी प्रोग्राम की बात हो रही है, जहाँ जाते होंगे वो तो ढेर सारी फरमाइश बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा फरमाइश किस धुन की होती है? मुख्तलिफ धुनें हैं, सबकी अपनी अपनी टेस्ट है ना। कोई पंजाबी धुन सुनना चाहता है, कोई मेहदी हसन नूरजहान की चीज़ सुनना चाहता है, कोई मोहम्मद रफ़ी साहब की चीज़ सुनना चाहता है, तो कोई फास्ट नंबर सुनता है, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनता है। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी लोगों की ऐसा ही है। मगर मेरा काम ये है कि मुझे सबके लिए जो कोई सुनना चाहे उसको सुनाऊँ मैं। तो इसमें मैंने बड़ा काम किया और बेशुमार, मतलब बेशुमार भी नहीं कहना चाहिए, अब तो मैं सारी रात बजाता रहता हूँ, लोग फरमाइशें करते रहते हैं, मैं सुनाता रहता हूँ कि मेरा शौक भी था कि मैं लोगों की मर्जी की चीज़ें सुनाऊँ। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती रही साहब कि जो आपका शौक हो, जो चीज़ आपको दिल से पसंद हो, आप उसी को ही आगे प्रोफेशनली परस्यू करें और फिर उसी चीज़ में अल्लाह आपको इतनी इज्जत भी दे दे। तो ये तो बड़ी ब्लेसिंग वाली चीज़ जी, ब्लेसिंग वाली चीज़ है, इससे कम बात कोई और है नहीं। और मुझे शुरू से ये रहा कि वायलिन एक इतना खूबसूरत साज है। तो मैं बारहा दफ़ा कहा, मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा था कि आप क्या करना चाहते हो, तो मैंने एकदम से वायलिन का कह दिया। उन्होंने 2-3 दफ़ा वजूहात पूछी, छोटा सा था मैं, तो उन्होंने पता नहीं एकदम से वायलिन का क्यों कह दिया। तो खैर वो मैंने उनको बताया कि असल में मुझे, आप यकीन माने, मुझे करता था इसकी शक्ल, इसकी बॉडी इतनी मुझे अच्छी लगती है कि मेरे दिल के अंदर ये समाया। यानी आपको सबसे ज़्यादा प्यार इसी से है? हाँ जी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो वो फिर मैंने ये सोचा कि मैं दुनिया भर का म्यूज़िक बजाऊं, अपना, हिंदुस्तान का और यूरोपियन और बाकी दूसरे में। तो वो ये शौक़ था मुझे, जो आपने अभी सवाल किया। तो मैं पूरी दुनिया का म्यूज़िक बजाता हूँ, मुख्तलिफ ममालिक का म्यूज़िक बजाता हूँ, हमारा अपना म्यूज़िक है वो बजाता हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ ममालिक का जब म्यूज़िक की हम बात करें, वो सीखना मुश्किल नहीं होता? वही वाली बात है कि वो देखें, सुना और यूँ ट्रांसफॉर्म हो गया। 7 सुर है, ये 7 सुर, मतलब हमारी म्यूज़िक की अगर हम इसमें कहें तो 7 सुर नहीं 12 सुर होते हैं। ठीक है। वैसे तो 7 ही है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है। सा पहला और एंड पे भी सा है, लिहाजा ये 8 बन रहे,
7 सुर होते हैं, और सात का एक सिस्टम आप खुद बैठ के किसी वक्त बिल्कुल, सोचें कि सात सात आसमान। कहाँ से कहाँ, ये बड़ी दूर तक जाती बात। तो फिर हम इसको कोमल तीबर, एक सुर के 2 होते हैं, ये रे कोमल 4 फ्लैट जिसको कहते हैं, रे कोमल और तीबर भी होता है, गा कोमल और तीबर, इस तरह हम 12 सुर कहते हैं। सही। तो 12 सुर होते हैं इसमें। तो इसके मुताबिक हमने जो भी इसको यानी रियाजत का हमने बनाया सारा, इसमें क्या हमने आपने सवाल किया था? जैसे किसी और मुल्क का म्यूजिक है, बस सुना और बस फौरन आपने उसे हाँ ट्रांसफॉर्म हाँ कर बिल्कुल। दिया। देखिए 7 सुर होते हैं, तो 7 सुरों, इन्हीं 7 सुरों में पूरी दुनिया, सारा म्यूजिक इसी के म्यूजिक अंदर है। ठीक है ना। ओके। अब जबान अपनी है, स्टाइल उनका अपना, सुर सुर तो यही वही साथ है। ना, इसलिए किसी भी मुल्क का म्यूजिक तो वो कहते बजाना हैं म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती, नहीं म्यूजिक की होती। बस अपनी एक जुबान होती है और बिल्कुल, उसी को सारे फॉलो कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले जो आप दूसरे मुल्कों की धुनों की बात भी कर रहे थे, जी। किस मुल्क की धुन आप आज हमें सुनाएंगे? मैं किसी और मुल्क की धुन भी सुनना चाहता हूँ आपसे। अच्छा देखें, एक तो बड़ी पॉपुलर चीज़ें हैं यूरोपियन, ठीक है। एक तो वो हम कर सकते हैं जो सब लोगों को, वैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना में, बीजिंग पता में, नहीं क्यों मेरे माइंड में चाइना आ रहा था, मैं कि अच्छा चाइना की हमारे धुन हमारे सुनो। दो हम सिंक हो गए दोस्त भी हैं, बिल्कुल। तो वो सुनाऊं, अगर वो लोगों को आता तो नहीं होगा, लेकिन मजा आएगा वो मैं सुन के, I'm सुनाता sure। हूँ। मैंने परफॉर्म किया कुछ टाइम पहले, ओके। तो बड़े हॉल में किया, और मतलब मैं क्या बताऊं, क्या मंजर था, बड़ा मज़ा आया। वाओ। बड़े लोग थे, पूरा हॉल फुल था, उनके अपने आर्टिस्ट भी थे। सही। तो ये मैंने धुन बजाई, इत्तेफाक की बात है, यहाँ बजा रहा हूँ, मैं सुनाता हूँ आपको। लैंग्वेज बैरियर, बट स्टिल आप इससे फौरन से महसूस कर पाते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज की धुन है। ऐसा ही है। वो अगर हम चाइनीज म्यूजिक सुना हो या चाइनीज ड्रामा या कोई क्लिप देखा हो, आप फौरन से रिलेट कर पाते हैं कि इट्स समथिंग चाइनीज। दैट्स नाइस, वंडरफुल जी। साथ साहब वक्त बड़ा मुख्तसर है, लेकिन हमें आपसे एक धुन और सुननी है, लेकिन इससे पहले कि हम उस धुन की फरमाइश करें, हमें नाज़रीन से पहले इजाजत लेनी है। बिल्कुल। साल 2024 इख्तिताम पजीर हो गया। आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि बिल्कुल ऐसे चुटकियाँ बजाते समझे गुजर गया, लेकिन आज के दिन थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचिएगा ज़रूर क्या खोया क्या पाया। जब हम बात करते हैं ना क्या खोया क्या पाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है कि आपने जब अगले साल के रेजोल्यूशन की बात करनी है या आपने आगे बढ़ने की बात करनी है, आपको पता तो हो कि अच्छा कहाँ पे कोई कमी रह गई, कहाँ पे कोई कोताही हो गई, कैसे उसे फिक्स करना है। कोशिश करें जो फिक्स चीज़ें करनी होती हैं वक्त पर फिक्स करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल लेवल पे भी, पर्सनल लेवल पे कोई ज्यादा नाराज जरूरी है, है। कोई रूठा है, उसको मना लें। कोई झगड़ा है, उस चीज को दिल से निकाल दें। जब आप नई चीज की शुरुआत करते हैं तो वो आप एक खुले दिल के साथ करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। वो पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें और जो शुरुआत अच्छी होती है तो इख्तिताम भी अच्छा होता है। तो आज जो है आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, ताकि कल जब हम आएँ तो हम कुछ शेयर हमें करेंगे हमारे माइंड इंशाल्लाह। में, और हम शेयर भी कर रहे हो कि आप लोगों ने हमसे क्या क्या अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो हैं वो शेयर किए, या आपने किस तरह से 2024 को एनालाइज किया, आपके लिए 2024 कैसा था वो आपने हमसे और हम अब जरूर कैसे शेयर अलविदा करेंगे। करें 2024 को, ये हम नहीं, उस्ताद रईस साहब करेंगे विद हिज म्यूजिक। सर 2024 में जैसे आप अभी कह रहे थे, एक कलाम है जी जी, कवाली, ताजदार हरम, बहुत ज़्यादा बहुत मुझे खूबसूरत, सुना गया बहुत 2024 में, प्लीज। तो ये मैं सुनाता हूँ।